हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस लाइव सेशन। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज कंफर्म करिए इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में बताइए प्लीज, एम आई ऑडिबल टू यू, एम आई विजिबल टू यू? गुड इवनिंग अनिकेत, गुड इवनिंग रेखा, प्राची, साहिल, एवरीवन गुड इवनिंग। यस, वी आर लाइव नाउ। और जी हाँ, कर रहे थे बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर which is actually one of the most difficult and lengthiest chapters of your syllabus, which is PGBP। लेकिन इतने बखूबी तरीके से निभा रहे थे कि भाई डिफिकल्ट है तो क्या हो गया, जड़ तक जाएंगे और खात्मा करके आएंगे, जड़ तक जाएंगे और खात्मा करके आएंगे। वाह, क्या कविता बना दी सर आपने। दलप्रीत, गुड इवनिंग। Yes, we are live now. Please confirm in the chat box. Am I visible to you? Am I audible to you? क्या एकदम आप क्लियरली मुझे सुन पा रहे हैं? क्या मुझे क्लियरली आप देख पा रहे हैं? प्लीज कंफर्म कर दीजिए इन द चैट बॉक्स और हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। जी हाँ, लास्ट क्लास में हमने डिसअलाउंसेस जो रिलेटिव को अगर आप पेमेंट करोगे, ठीक है, आप किसी भी अपने नोन पर्सन को पेमेंट करोगे तो वहां पर हमारा भाई एक चीज रहेगी, एक वीटो पावर रहेगी किसके पास? टैक्स ऑफिसर के पास, कि वो आपकी वैल्यू को मना कर सकता है कि नहीं भाई नहीं, ये जो आपने अपने रिलेटिव को एक्सपेंस दिया है ना, आपके रिलेटिव ने जो खर्चा किया है, आपने जो अपने रिलेटिव पे खर्चा किया है, ये ठीक नहीं है, मतलब ये एडिक्वेट नहीं है, इस खर्चे को मैं डिसअलाउ कर सकता हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सेसिव है। मतलब मार्केट के अंदर अगर ये वाला एक्सपेंस होता तो वो कम रेट का होता, आपने जो किया है वो बहुत ज्यादा किया है, इस वजह से मैं आपके खर्चे को डिसअलाउ कर रहा हूं। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसी पॉसिबिलिटी है जिस पॉसिबिलिटी की वजह से भाई हम लोग कहेंगे कि आप डिसअलाउ कर दो अपने एक्सपेंडिचर को। तो लास्ट क्लास में हमने ये वाला एक्सपेंडिचर डिसअलाउंस पढ़ा था, डिसअलाउंस फॉर पेमेंट टू रिलेटिव्स इन एक्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 40 कैपिटल ए। 40 कैपिटल ए की जो रिक्वायरमेंट है उससे एक्सेस अगर आप पेमेंट करते हो, फालतू पेमेंट करते हो, और ये टैक्स ऑफिसर डिसाइड करेगा भाई, ठीक है, ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसीजन किसका होगा? टैक्स ऑफिसर का डिसीजन होगा। टैक्स ऑफिसर डिसाइड करेगा कि आप भाई ये एक्सेसिव है या नहीं, तो उस केस में हम डिसअलाउ कर देंगे। सर अब एक चीज बताइए, मैंने कोई ट्रांजैक्शन करी अनरिलेटेड पार्टी से, अनरिलेटेड मतलब जो मेरे कोई रिलेशनशिप में नहीं है, ठीक है, कोई होल्डिंग नहीं है, कोई सब्सिडरी नहीं है, मेरे किसी भी तरह रिलेशनशिप में नहीं है, लेकिन सर उसको जो मैंने खर्चे की तरह भाई क्लेम किया वो ऐसा है कि मैं अगर बाहर बाजार मार्केट में उस सामान को बेचता हूं तो सस्ता बेचता हूं, लेकिन इस पार्टी को बेचा महंगा बेचा, एक्सेस एक्सपेंस मैंने क्लेम, ओ सॉरी मैंने खरीदा, इससे मटेरियल खरीदा, ठीक है, तभी तो मेरा खर्चा होगा ना। तो मैंने इससे जो मटेरियल खरीदा, जो मैंने खर्चा क्लेम किया, वो खर्चा भाई एक्सेसिव है, लेकिन ये पार्टी अनरिलेटेड है, तो भी क्या ये वाला सेक्शन इन्वोक कर सकता है टैक्स ऑफिसर? क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये वाला सेक्शन इन्वोक कर सकता है? चैट बॉक्स में जरा बता दो भाई। जो खर्चा है वो एक्सेसिव है, लेकिन जिसके ऊपर हुआ है वो रिलेटेड पार्टी नहीं है, वो अनरिलेटेड पार्टी है। तो अगर वो अनरिलेटेड पार्टी है तो बता दो जरा, क्या इनकम टैक्स ऑफिसर भाई उस खर्चे को एक्सेसिव क्लेम कर सकता है? क्या वो खर्चा एक्सेसिव बोल सकता है? आंसर है नहीं। ये सेक्शन इन्वोक करने के लिए दोनों पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप होना जरूरी है। इनकम टैक्स ऑफिसर या इनकम टैक्स एक्ट ऐसा नहीं कह सकता कि भाई आपने कोई खर्चा इनकर किया, जैसे मान लो मैंने भाई रॉ मटेरियल खरीदा अपने किसी अनरिलेटेड पार्टी से, तो इनकम टैक्स एक्ट ये नहीं कह सकता कि भाई ये बहुत महंगा खरीदा तुमने, ये बहुत महंगा खरीदा तो मैं इसके खर्चे का आपको अलाउंस नहीं दूंगा, मैंने इसको माइनस करने की परमिशन आपको नहीं दूंगा। ये इनकम टैक्स एक्ट नहीं कह सकता, क्योंकि अनरिलेटेड पार्टी के साथ जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो हम अज्यूम करेंगे कि वो सारी ट्रांजैक्शन भाई आर्म्स लेंथ प्राइस पे होती हैं, और वो बिल्कुल ठीक है, उनका कोई आप प्राइस पे डिस्प्यूट नहीं खड़ा कर सकते, ठीक है। बट हाँ, अगर ट्रांजैक्शन होती है रिलेटेड पार्टीज के साथ, रिलेटिव्स के साथ अगर ट्रांजैक्शन होती है, तो भाई बहुत सीधी सी बात है, आपको जितना भी आपने एक्सेस पे किया है वो डिसअलाउ कर देना पड़ेगा। वो एक्सपेंस को आपको अलाउ करने की, मतलब एक्सपेंस को अपने पीएनएल अकाउंट में डालने की परमिशन नहीं मिलेगी, प्रॉफिट को कम करने की परमिशन आपको नहीं मिलेगी। अगर रिलेटिव्स के साथ किया और खर्चा एक्सेसिव किया, खर्चा बहुत ज्यादा किया, तो आपको बिल्कुल भी पीएनएल अकाउंट में डालने की परमिशन नहीं मिलेगी। सो ये था हमारा सेक्शन 40A2, ठीक है, सेक्शन 40A2। एंड आई होप हमने जो रिलेटिव्स की, भाई मैंने आपको बताया था ना, रिलेटिव्स की आपको डेफिनेशन पढ़नी है, खुद पढ़नी है, कौन कौन से रिलेटिव्स भाई रिलेटिव्स का नाम कौन कौन सा रिलेटिव दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, वो आपको पढ़ना है।
तो आई होप आपने वो पढ़ा होगा रिलेटिव्स की डेफिनेशन के अंदर। ये भाई ठीक है, ये है रिलेटिव की डेफिनेशन। कौन कौन रिलेटिव होता है ये सारा हमारे इस टेबल में दिया हुआ है। गुड इवनिंग लक्ष्मी तिवारी, बहुत दिनों बाद लक्ष्मी तिवारी ऑनलाइन आई हैं। अरे गुड्डू कुमार गुड इवनिंग, प्राची, रोहित शर्मा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रोहित शर्मा, हाउ इज योर दादी डूइंग नाउ, इज शी फाइन? सनी कुमार, साहिल कुमार, ओके ओके। तो आओ अब अगले सेक्शन पे चलते हैं। अगला डिसअलाउंस जो इनकम टैक्स एक्ट कहता है, भाई अगर ये खर्चा करोगे ना तो भले ही वो बिजनेस का भी खर्चा है तो भी भाई हम अलाउ नहीं करेंगे, हम पीएनएल अकाउंट में से माइनस करने की परमिशन नहीं देंगे। हम लोग पीएनएल अकाउंट में इस वाले खर्चे को आपको माइनस नहीं करेंगे। तो भाई ये वाला खर्चा भी डिसअलाउ हो जाएगा, इस वाले खर्चे को भी हम अलाउ नहीं करेंगे। ये खर्चा कौन सा है? ये खर्चा है कैश में अगर आपने कोई खर्चा करा तो देखो बहुत सिंपल सी बात है कि जो गवर्नमेंट है ना, वो गवर्नमेंट चाहती है आप कैश में कोई भी खर्चा ना करो। ठीक है, आपने कोई एसी की मेंटेनेंस कराई, आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा, आपने टेलीफोन का बिल भरा, आपने इंटरनेट का बिल भरा, आपने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दी, आपने भाई किसी भी तरह का रॉ मटेरियल खरीदा, आपने कोई भी और अपने बिजनेस में खर्चा किया, गवर्नमेंट चाहती है कि सारे खर्चे बाय वे ऑफ एनईएफटी, आरटीजीएस, चेक के थ्रू, बैंक के थ्रू हो, ताकि बैंक में एंट्री नजर आए, ताकि कल को वेरीफाई करना हो कि ये खर्चा कहां हुआ था, कितने अमाउंट का हुआ था, वो हम क्लियरली वेरीफाई कर पाए। इसलिए गवर्नमेंट ने ये एक बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। रिस्ट्रिक्शन क्या है भाई? रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपको कैश में खर्चा नहीं करना। बट सर कई बार छोटे मोटे तो एक्सपेंडिचर होते ही है ना, जो भाई कैश में करने पड़ते हैं, कई बार छोटे मोटे एक्सपेंडिचर होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई। लेकिन मैं तुम्हें अपने लाइफ का रियल लाइफ एग्जाम्पल दूंगा। मैंने एक कंपनी का ऑडिट किया था और उनका टैक्स का भी काम किया था। आपने नाम सुना होगा ऑरेकल, ऑरेकल का सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है। तो उसका जो इंडिया में उसकी सब्सिडरी थी, उसका टैक्स का काम मैंने किया था। मैंने उनके इनकम टैक्स कंसल्टेंट था मैं। तो ऑरेकल की एक पॉलिसी थी, सुनना पॉलिसी क्या है। ऑरेकल की पॉलिसी थी जीरो कैश पॉलिसी। मतलब एक भी रुपया ऑरेकल में कैश की तरह नहीं मेंटेन होता था। कैश निकालने का, कैश में काम करने का कोई भी अपॉर्चुनिटी ऑरेकल के पास नहीं होता था। ऑरेकल कैश में काम करती ही नहीं थी। तो जब ऑरेकल कैश में काम करती नहीं थी तो भाई ऑब्वियस सी बात है, हर पेमेंट जो भी होगी वो चेक में होगी। अब मैं क्लासिक आपका एग्जांपल देने वाला हूं भाई। कई बार टी वेंडर्स होते हैं, ठीक है, जिनको पेमेंट करनी होती है, जिनसे कुछ रोजमर्रा का सामान आता है, कुछ स्नैक्स आए, कुछ टी आया एम्प्लॉइज के लिए, इस तरह का कुछ भाई चीजें होती हैं, तरह तरह की चीजें होती हैं भाई, है ना, छोटी मोटी चीजें जो खर्चा करना पड़ता है बिजनेसमैन को। अगर मुझसे पूछा गया ऑरेकल में मैंने सबसे कम अमाउंट का चेक कितने अमाउंट का बनता हुआ देखा है, मैंने एक चेक बनता हुआ देखा, जो चेक भाई चेक से पेमेंट हुई थी, क्योंकि कैश तो होता ही नहीं। गेस करो जरा कितना लोएस्ट अमाउंट था। लोएस्ट अमाउंट था 92 रुपीज। मैंने 92 रुपीज चेक में पेमेंट होते हुए देखे हैं ऑरेकल के केस में। उस समय यूपीआई आईडीज इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ करती थी, तो उस समय यूपीआई से एकदम सा पेमेंट कर दो ऐसा नहीं होता था। तो बकायदा चेक बना था, कितने रुपए का? 92 रुपीज का चेक बना था। वेंडर ने बोला अरे सर 100 रुपए तो आपके जेब में पड़े होंगे, लाओ कैश ही दे दो। ऑरेकल ने कहा नहीं, ऑरेकल की पॉलिसी के अकॉर्डिंग कैश हम रखते ही नहीं, नो कैश कंपनी है। कोई भी डीलिंग होगी सिर्फ और सिर्फ बैंक के थ्रू होगी, चेक के थ्रू होगी, किसी भी ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू होगी, कैश में कोई भी डीलिंग नहीं होगी। तो क्योंकि कैश में कोई भी डीलिंग नहीं होगी, तो 92 रुपीज जैसे छोटे अमाउंट को भी जब पे करना है तो कैसे पे करना पड़ेगा? चेक में ही पे करना पड़ेगा। सो यस, ऐसी कंपनीज हैं और ये पॉसिबल है कि आप अपनी कंपनी को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैश फ्री बना दो, कैश फ्री बना दो। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है। आपको सर ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। भाई दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज कर रही है, तुम्हारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं है? प्रैक्टिकली पॉसिबल डेफिनेटली है। आपको बस भाई इस तरह का मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे। खैर चलो, आपकी बेनिफिट के लिए फिर भी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा आपका फायदा कर दिया, एक बहुत बड़ा आपको लीवे दे दिया। आपको बोला कि चलो 10,000 रुपए तक, 10,000 रुपीज तक आप फिर भी कैश में पेमेंट कर सकते हो, लेकिन 10,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट आपको बिल्कुल भी कैश में नहीं करनी। तो 10,000 रुपीज का एक लीवे गवर्नमेंट ने दिया, एक बेनिफिट भाई गवर्नमेंट ने दिया कि ठीक है 10,000 रुपीज तक की पेमेंट है, आप कैश में कर दो एक दिन में, ठीक है। और इससे अगर मान लो ज्यादा की पेमेंट होगी तो बिल्कुल भी कैश में करना अलाउड नहीं होगा, आपको पूरा का पूरा उसका चेक ही देना पड़ेगा या ऑनलाइन ट्रांसफर करना पड़ेगा, आरटीजीएस करो, एनईएफटी करो, कुछ भी करो। सर हमने नहीं मानी गवर्नमेंट की बात और हमने 10,000 से ऊपर का अमाउंट कैश में दे दिया किसी पर्सन को, तो बस गवर्नमेंट कहेगी इसका हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे, इसका खर्चा हम आपको पीएनएल अकाउंट में माइनस करने की परमिशन नहीं देंगे। गवर्नमेंट का सीधा सा ये स्टैंड।
और गवर्नमेंट स्टैंड पे अडिग है, गवर्नमेंट स्टैंड को भाई चेंज नहीं करती, गवर्नमेंट इस स्टैंड पे एकदम भाई अड़ी हुई है, सॉलिड तरीके से स्टैंड लिया हुआ है गवर्नमेंट ने कि हम जितना भी पेमेंट करेंगे वो पेमेंट चेक में ही करेंगे, कैश में हम कोई पेमेंट नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट कह रही है अगर आप 10,000 से ऊपर के कैश में पेमेंट करते हो तो सीधी सी बात है हम डिसअलाउ करेंगे, आपके खर्चे को हम अलाउ नहीं करेंगे। आपने कोई सैलरी दे दी कैश में अपने एम्प्लॉय को, 20,000 रुपीज उसकी महीने में सैलरी थी, आपने उसको कैश में दे दी, गवर्नमेंट कहती है हम आपको अलाउ नहीं करेंगे ये खर्चा आपको पीएनएल अकाउंट में से माइनस करने की परमिशन नहीं देंगे। ज्यादा टैक्स पे करो, ज्यादा प्रॉफिट आएगा, ज्यादा टैक्स पे करो, हमें परवाह नहीं है, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ने फिक्स स्टैंड लिया हुआ है, ठीक है। सो एनी पेमेंट विच इज एक्सीडिंग 10,000 रुपीज, आओ चार्ट्स में से देखते हैं, बहुत प्यारा चार्ट बनाया हुआ है मैंने, और ये सारे चार्ट्स में मैंने समराइज्ड फॉर्म में आपको पूरे सेक्शन भाई दे रखे हैं, ठीक है। चार्ट देखना क्या है, अच्छा थोड़ा सा लेंदी चार्ट है, लंबा चार्ट है, तो इसलिए ये हमें थोड़ा सा पहले ये वाला पोर्शन खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। आओ देखते हैं एप्लीकेबिलिटी, पेमेंट फॉर अप्लाइंग हायरिंग गुड्स कैरिएज। तो भाई जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है उसमें लिमिट थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल इंडस्ट्री है और वहां पर कैश की ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होती है। तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में ये जो लिमिट है वो 35,000 की करी हुई है, और बाकी सब केसेस में लिमिट करी हुई है 10,000 रुपीज की, ठीक है। टोटल ऑल पेमेंट 10,000, या जो भी पेमेंट करे वो 10,000 होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है गुड्डू कुमार में, सर हम एक दिन का टोटल 10,000 का पेमेंट देखेंगे क्या, या अगर हम 4 लोगों को पेमेंट कर रहे हैं तो 10,000 इंडिविजुअली देखेंगे? बस 5 मिनट दे दो, तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। सर मैं आज बहुत खुश हूं, दादी ठीक होके आ गई, वेरी गुड रोहित शर्मा। तो क्या आज इस खुशी में तुम जितना यूजुअली पढ़ते हो उससे ज्यादा पढ़ोगे क्या? एक आध रिवीजन फालतू कर दोगे क्या? एक आध क्वेश्चन फालतू कर दोगे क्या? स्टडीज ज्यादा कर दोगे? अगर कर दोगे तो लिखो हाँ, ठीक है। सो पेमेंट फॉर अप्लाइंग हायरिंग लीज गुड्स कैरियज, आपका जो कैश पेमेंट की लिमिट है वो 35,000 से ऊपर है, और किसी और बिजनेस के लिए आपकी जो कैश पेमेंट की लिमिट है वो 10,000 से ऊपर है। 10,000 से ऊपर अगर कैश पेमेंट करोगे हम डिडक्शन नहीं देंगे, हम एक्सपेंडिचर नहीं अलाउ करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, ठीक है। तो आपको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। अच्छा, डिसअलाउंस कितना होगा? फुल अमाउंट डिसअलाउंस, जितना भी आपने अमाउंट पे किया पूरा डिसअलाउ होगा। कई बच्चे शाणे बनते हैं, पता है क्या कहते हैं, सर हमने 12,000 पे किया तो 10,000 तक की तो लिमिट है ना, तो सर 2,000 ही डिसअलाउ करो। नहीं भाई नहीं, ये कोई लिमिट नहीं है कि इस लिमिट तक का खर्चा डिसअलाउ नहीं करेंगे, लिमिट नहीं है ये थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड का क्या मतलब है? थ्रेशोल्ड का मतलब है इतने तक अगर आपने रखा अपना खर्चा तो अलाउ हो जाएगा कैश में, अगर इससे ऊपर किया तो पूरा का पूरा डिसअलाउ होगा, मतलब पूरा 12,000 रुपए डिसअलाउ हो जाएगा, फुल अमाउंट विल बी डिसअलाउड, ठीक है सर। देन एक्सेप्शंस हैं कुछ, एक रूल 6GD है भाई, जहां पर कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं इस रूल के कि अगर आप 10,000 से ऊपर में कैश में भी अगर पेमेंट करोगे ना तो भी हम अलाउ कर देंगे। अगर आपने आरबीआई को किया, बैंकिंग कंपनी को किया जहां पर आप अपना लोन रीपे कर रहे हो, या आपने एनिमल हस्बेंड्री परचेज करने के लिए, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट प्रोड्यूस परचेज करने के लिए खर्चा किया, क्योंकि ये जो खर्चे होते हैं ये प्राइमरली कैश में ही होते हैं। अब आप गांव में किसी भाई किसान के पास जाओगे, फार्मर के पास जाओगे, उससे आपने 1 लाख रुपए का धान खरीदा, आप उसे बोलोगे लो चेक ले लो, वो क्या गया है अप्पा जप्पा जप्पा, वो कहेगा क्या ये चेक क्या होता है? हाँ मुझे नहीं पता, मेरे पास तो बैंक अकाउंट ही नहीं है ना। हालांकि जन धन योजना आने के बाद बहुत सारे फार्मर्स के पास भी बैंक अकाउंट हो गया है, लेकिन फिर भी भाई एग्जेम्पशन दिया हुआ है। अगर आप पेमेंट कर रहे हो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, फिश प्रोडक्ट की, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस की, एनिमल हस्बेंड्री की, इन सब चीजों की पेमेंट कर रहे हो, आप कैश में पेमेंट कर सकते हो। LIC की पेमेंट कर रहे हो, आरबीआई या किसी बैंक को पेमेंट कर रहे हो, गवर्नमेंट को आप किसी तरह का पेमेंट कर रहे हो, कैश में पेमेंट कर सकते हो, गवर्नमेंट को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट भाई जानती है कई कई जगह कैश ही चलता है, कई कई जगह चेक या ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं चल सकता, ठीक है। पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ, पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ, ठीक है, इन सब चीजों की जो परचेज होगी वो भी कैश में हो सकती है भाई, ठीक है। सो पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड विदाउट एड ऑफ पावर, तो कॉटेज इंडस्ट्री है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं हो रही, मतलब वो भाई घर घर के लोग काम कर रहे हैं, घर घर के लोग भाई पावर बिना कंज्यूम करे कॉटेज इंडस्ट्री घर में काम करें, जूट का काम कर रहे हैं, तो उनको भाई कैश की अगर वो पेमेंट करें तो कोई टेंशन नहीं। पेमेंट मेड इन अ विलेज टाउन नॉट सर्व्ड बाय द बैंक, एक ऐसे टाउन में, एक ऐसे विलेज में भाई पेमेंट हो रही है जहां पर बैंक है ही नहीं, जहां बैंक का जो भाई ATM वो ब्रांच होता है वो है ही नहीं, वहां पर भी हमारा डिसअलाउ हो जाएगा।
पेमेंट टू एन एम्प्लॉय, आप एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहे हो, रिटायरमेंट बेनिफिट अप टू 50,000 रुपीज, या सैलरी ड्यूरिंग पीरियड ऑफ स्टे दैट इज मोर देन 15 days ऑन अ शिप प्लेस वेयर बैंक इज नॉट देयर। तो आपका एम्प्लॉय किसी शिप पे जा रहा है और 15 दिन से ज्यादा के लिए जा रहा है, वहां बैंक तो है ही नहीं। अगर बैंक है ही नहीं तो पेमेंट कैसे करोगे? कैश में ही सैलरी देनी पड़ेगी। तो उस केस में कैश में सैलरी दे दो, 20,000, 30,000, 50,000 कितनी भी दोगे, डिसअलाउ नहीं करेंगे। ठीक है सर, बिल्कुल कैश दो मेरे को, बिल्कुल। रोहित शर्मा भी कैश देते हैं तुम्हें। सर अब तो इंडिया डिजिटल हो गया है ना, अब तो चल सकता है। क्या चल सकता है? ऑनलाइन या चेक से पेमेंट, ऑनलाइन या चेक से पेमेंट ही करना है भाई। अब कैश नहीं करना, 10,000 तक लिमिट दे हुई है, 10,000 तक कैश कर सकते हो। ठीक है, फिर है पेमेंट मेड ऑन डे व्हेन बैंक इज ऑन अ स्ट्राइक। अगर बैंक स्ट्राइक पे है और आपको उसी दिन पेमेंट करनी अर्जेंट है, तो अगर आप कैश में दे दो, ठीक है, तो दे दो, डिसअलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि उस दिन स्ट्राइक थी बैंक की, उस दिन कैश पेमेंट भी एक्सेप्ट हो जाएगी। पेमेंट मेड टू एजेंट्स और मनी चेंजर्स, मनी चेंजर्स होते हैं, ठीक है, टूरिस्ट हो आप भाई एक कंट्री से दूसरी कंट्री गए, या बाहर के टूरिस्ट हमारी कंट्री में आए, उन्होंने बैंक चेंजर्स को कैश दिया और उस कैश के बदले बैंक चेंजर्स ने दूसरी करेंसी दी और अपना कमीशन थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिकवर किया उन लोगों से, तो वो भी भाई हमारा 10,000 से ऊपर भी है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, हम लोग डिसअलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, सो मनी चेंजर को अगर आपने पेमेंट करी या पेमेंट करी एजेंट को, मनी एजेंट को, तो भी हम डिसअलाउ नहीं करेंगे, 20,000 से ज्यादा है तो भी। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं इस रूल के, ठीक है, 20,000 से ज्यादा भी करोगे तो भी भाई तुमको पेमेंट एक्सेप्ट हो जाएगी, तुम्हारी पेमेंट भाई डिसअलाउ नहीं करी जाएगी, अगर आप इन एक्सेप्शंस वाली कैटेगरी में फॉल करते हो। अगर आप नहीं फॉल करते तो फिर भाई सीधी सी बात है कि आपका डिसअलाउ हो जाएगा, आपका जो पेमेंट है वो आपको एक्सपेंस की तरह माइनस करने की परमिशन नहीं मिलेगी। चलो जी, अब आओ पढ़ते हैं वो वाला सवाल जो गुड्डू कुमार ने पूछा था। गुड्डू कुमार ने पूछा था सर ये जो 10,000 की लिमिट है, क्या ये एक दिन में एक पर्सन के लिए है या एक दिन में टोटल लिमिट है? अब उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ने जा रहे हैं। इफ एन एसएससी मेक्स पेमेंट ऑफ 2 डिफरेंट बिल, अगर हमने 2 डिफरेंट बिल्स का पेमेंट किया है, नन ऑफ देम एक्सीड्स ₹10,000 और 35,000, दोनों ही 10,000 से नीचे हैं, 2 बिल हैं, ठीक है, इनवॉइस नंबर 001A और इनवॉइस नंबर 023B, तो 2 इनवॉइस है और दोनों की जो पेमेंट है वो 10,000 रुपीज से कम है, मतलब एक की है 5,000, दूसरे की है 6,000, तो दोनों की इंडिविजुअल जो वैल्यू है वो 10,000 से कम है, लेकिन दोनों की जो मिला के है वो 10,000 से ज्यादा है, और दोनों ही जो पेमेंट करी है वो सेम पार्टी को करी है, मिस्टर ए को। दोनों ही पेमेंट जो हमने करी है सेम पार्टी को करी है, मिस्टर ए को। सो नन ऑफ देम एक्सीड्स 10,000 एट द सेम टाइम इन कैश टू सेम पर्सन, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 40A3 इज नॉट अट्रैक्टेड, तो हम 40A3 में डिसअलाउंस नहीं करेंगे। तो हमेशा जो 43 में डिसअलाउंस होता है वो भाई इंडिविजुअल बेसिस पे होता है, इंडिविजुअल हमारा जो इनवॉइस होता है उसके बेसिस पे हमेशा डिसअलाउंस होता है। तो इंडिविजुअल अलाउंस अगर 10,000 रुपए से कम का है तो हम डिसअलाउ नहीं करेंगे, इंडिविजुअल जो हमारा एक्सपेंस है वो 10,000 रुपए से कम का है, दोनों मिला के जो एक्सपेंस है वो 10,000 रुपए से ऊपर का हो गया, 11,000 रुपए का हो गया, ठीक है, फिर भी हमारा डिडक्शन नहीं होगा। तो जो हमारा डिसअलाउंस होता है वो हर एक इनवॉइस पे अलग अलग होता है, हर एक इनवॉइस एक इंडिविजुअल इनवॉइस है, और अगर वो 10,000 से नीचे नीचे है तो फिर हम भाई डिसअलाउ नहीं करेंगे। तो इनवॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर फिर तो बहुत अच्छा है सर, मुझे किसी से 12,000 रुपए लेने हैं, ठीक है, तो रुपए लेने के लिए मैं 2 इनवॉइस में टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, पहले वाले इनवॉइस को मैं बनाऊंगा 7,000 रुपए का, और जो दूसरा इनवॉइस है उसे मैं बनाऊंगा 5,000 रुपए का, मैं टुकड़े कर दूंगा ताकि मैं इस वाले सेक्शन में कवर ना हो, और मैं कैश पे कर दूंगा। हाँ भाई हाँ, कर सकते हो, कर सकते हो, इनवॉइस टुकड़े बना लो 2 और 2 अलग अलग पेमेंट कर दो, कैश में कर दो, अलाउ हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। बट एक इनवॉइस जो है वो 10,000 से ऊपर का नहीं होना चाहिए, एक इनवॉइस जो है वो 10,000 से ऊपर का नहीं होना चाहिए। सर क्या ये लूप होल नहीं है? नहीं भाई नहीं, ये कोई लूप होल नहीं है। अरे भाई तुम 10,000 की लिमिट लेके चल रहे हो, यहां मैं बात कर रहा हूं बड़े बड़े बिजनेसमैन की, बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा हूं मैं। वहां कहां 12,000 रुपए के इनवॉइस बनते हैं, वहां तो 12-12 करोड़ रुपए, 12-12 लाख रुपए के इनवॉइस बनते हैं। तो कितने छोटे छोटे इनवॉइस बना लोगे भाई? 12 लाख रुपए, 100 इनवॉइस बनाने पड़ेंगे। कहां, किस हद तक इनवॉइस को तोड़ोगे, किस हद तक इनवॉइस को छोटा छोटा छोटे टुकड़ों में तोड़ोगे? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए सेक्शन ने क्या बोला, सेक्शन ने बोला भाई आप एक इनवॉइस की जो आपकी वैल्यू है वो आपकी 10,000 रुपए से कम होनी चाहिए, तो हम ओके हैं, अगर आप कैश में पेमेंट कर दो कोई टेंशन की बात नहीं, हम खर्चा लाओ कर देंगे। लेकिन अगर एक इनवॉइस की वैल्यू 10,000 रुपए से ज्यादा है तो फिर हम खर्चा अलाउ नहीं करेंगे,
ठीक है। अच्छा, अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, तुम लोग बताना कि ये एग्जांपल सही है या नहीं है। तुम बताना आंसर क्या है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। एक इनवॉइस है, कितने रुपए का है? 11,000 रुपए का इनवॉइस है। अब मुझे पेमेंट करनी थी। मैंने जो पेमेंट करी ना, वो दो अलग अलग टुकड़ों में करी। मैंने एक बार तो इसकी पेमेंट करी 5,000 रुपए, एक बार करी 6,000 रुपए। अलग अलग पेमेंट करी, सेम डेट पे पेमेंट करी, लेकिन अलग अलग पेमेंट करी। मैंने सुबह 5,000 पेमेंट करी, शाम को 6,000 पेमेंट करी। मैं दो टुकड़ों में पेमेंट करी भाई इस वाले इनवॉइस की। तो अब मुझे बस एक चीज बता दो कि ये जो खर्चा है अलाउ होगा या डिसअलाउ होगा। मैंने कैश में करी है, दोनों पेमेंट मैंने कैश में करी है। 5,000 भी कैश में पे किया है, 6,000 भी कैश में पे किया है। तो बता दो ये खर्चा अलाउ होगा या डिसअलाउ होगा। इस खर्चे को मैं पीएनएल अकाउंट में माइनस करूंगा इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव से, या माइनस नहीं करूंगा, बता दो। वेरी गुड, वेरी गुड। रेखा का जवाब बिल्कुल सही, डिसअलाउ होगा। और रेखा ने देखो लॉजिक भी दिया है, सर अगर इनवॉइस एक है तो पेमेंट से फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप 10 टुकड़ों में भी पेमेंट कर दो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनवॉइस एक है। अगर इनवॉइस एक होता है तो आपकी पेमेंट चाहे जितने भी टुकड़ों में हो जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो इनवॉइस की टोटल वैल्यू है वो डिसअलाउ हो जाएगी अगर वो 10,000 से ऊपर। और किसी में 10,000 से ऊपर है इस केस में, हाँ जी हाँ सर, तो डिसअलाउ हो जाएगी। प्राची ने भी सेम जवाब दिया, साहिल ने भी सेम जवाब दिया, सनी, रोहित शर्मा, सबने सेम जवाब दिया। वेरी गुड आंसर। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। ठीक है। सो इफ एन assessee मेक्स अ सिंगल बिल exceeding 10,000 on different days, अच्छा अब एक और बात है भाई, इसी एग्जांपल में ना एक और तुम्हें एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अभी तो मैंने ये बोला कि इनवॉइस की वैल्यू 11,000 रुपए थी, ठीक है, और 5,000 रुपए कैश, 5,000 रुपए कैश सेम डे में हमने पे कर दिया। अब मैं एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। मैंने जो 5,000 का कैश भरा वो भरा 1 नवंबर 2026 को, और जो मैंने 6,000 का कैश डिपॉजिट कर दिया, मतलब अपने पर्सन को, वो दिया भाई मैंने 10 नवंबर 2026। मतलब मैंने डेज चेंज कर दिए, मैंने डेज चेंज कर दिए। अब बताओ जरा अलाउ होगा या डिसअलाउ होगा। बहुत इंटरेस्टिंग मैंने इसमें ट्विस्ट दे दिया। मैंने डेज चेंज कर दिए, एक मैंने करा 1 नवंबर को, दूसरा करा 10 नवंबर। पिछला वाला जो मेरा एग्जांपल था उसमें मैंने दोनों को बोला था एक ही दिन करेंगे हम, ठीक है। इसमें मैंने चेंज कर दिया, इसमें मैंने डेज अलग अलग कर दिया। बताओ जरा चैट बॉक्स में अलाउ होगा या डिसअलाउ होगा। बताओ जरा अलाउ होगा या डिसअलाउ होगा। अनिकेत का जवाब बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड अनिकेत। नहीं, रोहित का भी जवाब गलत, हर्ष का भी जवाब गलत। यस, गुड्डू ने देखो लॉजिक भी दिया। गुड्डू कहता है सर अलाउड होगा बिकॉज यू कैन हैव पेमेंट ऑफ 10,000 इन 1 डे। एक बिल के अगेंस्ट आप एक दिन में 10,000 रुपए की पेमेंट कर सकते हो। वेरी गुड आंसर, तो अलाउ होगा, डिसअलाउ नहीं। प्राची का आंसर भी गलत, सनी कुमार का आंसर भी गलत। ये तो कैच है ना भाई। सो अगर आपने अलग अलग डेज पे किया तो अलाउ होगा, दोनों अलाउ होंगे, क्योंकि आपने डेज बदल दिया। क्योंकि 10,000 की जो लिमिट है, अगर तुम सेक्शन ध्यान से पढ़ो तो जो लिमिट है वो है पर डे की लिमिट, एक दिन की लिमिट है भाई, ठीक है। सो एप्लीकेबिलिटी, एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट हैज बीन मेड इन एक्सेस ऑफ 10,000 इन अ डे अदरवाइज देन चेक। अदरवाइज देन चेक मतलब कैश में। एक दिन में 10,000 रुपए की पेमेंट या उससे कम होनी चाहिए भाई, उससे ज्यादा होगी तो डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है भाई, बात समझ में आई जी सर। अब एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आरबीआई को पेमेंट हो रही है, एसबीआई को पेमेंट हो रही है, कोऑपरेटिव बैंक को पेमेंट हो रही है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को पेमेंट हो रही है, एलआईसी को पेमेंट हो रही है। ये सारी पेमेंट्स जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की बॉडीज को हो रही है, वो सारी पेमेंट्स भाई अगर कैश में होती है तो वो होती है अलाउ, ठीक है। सॉरी डिसअलाउ, अगर वो कैश में होती है तो होती है डिसअलाउ। हम डिसअलाउ कर देंगे उन वाली पेमेंट्स को अगर वो कैश में करते हो तो। लेकिन अगर ये वाली जो पेमेंट है ये अगर कैश में भी हुई तो भी हो जाएंगी अलाउ, ठीक है। ये एक्सेप्शंस है। तो ये वाली जो पेमेंट है अगर ये कैश में भी हुई तो हम अलाउ कर देंगे, इसमें हम डिसअलाउ नहीं करेंगे, ठीक है सर। सो ये सारी हैं वो पेमेंट्स, ठीक है। अब भाई ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये एग्जांपल्स तुम लिख लो होमवर्क। इन एग्जाम्पल मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट सारा का सारा समझा दिया है। ये एग्जांपल्स तुम्हें खुद करके देखने, कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछना है। इन वाले एग्जांपल्स में ना इन्होंने क्या किया है, वही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना दिए। 10,000 रुपए पे हुए, 10,000 से ज्यादा पे हुए, 11,000 पे हुए, अलग अलग डेज में हुए, या एक ही दिन में 2 बार हुए, या एक ही पर्सन को ना हो कि अलग अलग पर्सन को हुए, तो क्या अलाउबिलिटी होगी। तो पूरे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले एग्जाम्पल्स में दिए हुए हैं।
बहुत इजीली तुम्हें सारे के सारे पार्ट समझ में आएंगे क्योंकि एक्सप्लेनेशन हमने बहुत डिटेल में दी हुई है। ठीक है सर, तो बताओ जरा चैट बॉक्स में होमवर्क कर लोगे क्या? विल द होमवर्क बी डन? चैट बॉक्स में बता दो। जी सर, बिल्कुल होमवर्क करेंगे, और आपने बोल दिया तो पक्का सर करेंगे ही करेंगे। ठीक है भाई, वेरी गुड। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने अगले सेक्शन पे। देखो, ग्रेचुइटी फंड का सेक्शन है, बहुत ज़्यादा इजी सेक्शन है, तो इसको डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आज अब आ जाते हैं अगले सेक्शन पे, अगले डिसअलाउंस पे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसअलाउंस है डिसअलाउंस का। अब देखो, यस सर तो सब कह देते हैं, लेकिन जब मैं अगले दिन पूछता हूँ तो बस ये एक या दो बच्चे हाथ उठाते हैं कि हाँ सर हमने किया। बाकी यस सर तो सभी बोल देते हैं। हर्ष कह रहा है एचपी का एक डाउट है। हर्ष वो व्हाट्सएप पे भेजना, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंडिचर्स अलाउड ऑन कैश बेसिस। हमारे ऐसे कुछ एक्सपेंडिचर हैं जो पेमेंट बेसिस पे अलाउ होते हैं। देखो, ये कैश जो है ना, यहाँ वर्ड कैश थोड़ा सा मिसलीडिंग है। ये कैश का मतलब है पेमेंट, ये कैश का मतलब है पेमेंट, ठीक है। कैश का मतलब है पेमेंट। चलो अब समझना जरा कि ये सेक्शन क्या बोलता है, इस सेक्शन का पर्पस क्या था, क्यों गवर्नमेंट ने ये वाला सेक्शन इजाद किया भाई, ठीक है। अब भाई बहुत सारी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंकिंग कॉर्पोरेशंस हैं, और वो बैंक लोन प्रोवाइड करते हैं हमारे सारे के सारे लोगों को। जैसे मान लो मुझे अपना घर बनाना है, अब मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं कि मैं घर पूरा पूरा एक बार में ले लूं या उसे बना दूं, और मतलब एक ही बार में डाउन पेमेंट करके मैं पूरा पूरा घर बनाऊं, ऐसा तो मेरे पास है नहीं। मैंने लोन लिया बैंक से और मैंने बैंक को ईएमआई पे करनी शुरू करी, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, वो जो मैंने ईएमआई बैंक को पे करनी शुरू करी, उसमें मैं बैंक को इंटरेस्ट भी दे रहा हूं। और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इंटरेस्ट इज अलाउड एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट बिजनेस एक्सपेंडिचर की तरह अलाउ हो जाएगा। हाँ जी हाँ सर, इंटरेस्ट तो अलाउ होता ही होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि सर अगर मान लो मैं हुमायूं ऐसी हूं और मैंने गवर्नमेंट को इंटरेस्ट भाई पे करने का वादा कर दिया कि हाँ भाई मैंने लोन लिया हुआ, ऑब्वियस सी बात है, तो इंटरेस्ट पे करूंगा, इंटरेस्ट पे करूंगा। गवर्नमेंट बैंक से मैंने लोन लिया, एसबीआई से लिया, इंटरेस्ट पे मैं करूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं करूंगा इंटरेस्ट पे। एसबीआई कहता है ठीक है भाई कर देना। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, मैंने इंटरेस्ट पे ही नहीं करा। लेकिन अपनी बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अक्रूअल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, अक्रूअल मतलब ड्यू कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैं इंटरेस्ट के खर्चे को माइनस 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 करता हुआ जा रहा हूं। इंटरेस्ट के खर्चे को मैं अपने बिजनेस में अलाउ करवा रहा हूं क्योंकि मैंने इंटरेस्ट पे किया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहती है यार ये बड़ा मतलब कमाल की बात है, तुम जो इंटरेस्ट है उसको पे भी नहीं कर रहे, बस अपनी बुक्स में तुमने प्रोविजन एंट्री खड़ी कर दी कि हाँ मैं पे करूंगा, और तुम खर्चे का अलाउंस भी ले रहे हो। तो गवर्नमेंट कहती है कुछ ऐसे खर्चे जिनका तुम अलाउंस तो ले रहे हो, लेकिन वो जो अलाउंस है वो सीधा गवर्नमेंट से कनेक्टेड है या इंडियन इकोनॉमी से कनेक्टेड है, वहां पर तुमको सिर्फ प्रोविजन अगर तुमने बनाया और एक्चुअली में पे नहीं किया तुमने पैसा गवर्नमेंट को या भाई बैंक को, तो फिर हम तुम्हें डिडक्शन नहीं देंगे। डिडक्शन विल नॉट बी अलाउड इन दैट केस। सो डिडक्शन विल ओनली बी अलाउड ऑन अ पेमेंट बेसिस। जिस ईयर में तुम पे करोगे ना अपना खर्चा, उस ईयर में तुम अलाउंस ले लो इस वाले खर्चे की। जनरली खर्चे किस बेसिस पे अलाउ होते हैं, तुमने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, अक्रूवल कंसेप्ट के बेसिस पे। अक्रूवल इज द बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये वो सारे खर्चे हैं जो अक्रूवल बेसिस नहीं, पेमेंट बेसिस पे टैक्स होते हैं, विच मीन्स अगर इन खर्चों को आपको पीएनएल अकाउंट में लेके जाना है, उनको माइनस करना है ताकि आपका प्रॉफिट कम हो जाए, ताकि आपका टैक्स कम हो जाए, तो इन खर्चों को आपको एक्चुअली पे करना पड़ेगा, अपनी जेब से निकाल के आपको इनको पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो ही ये खर्चे अलाउ होंगे, अदरवाइज ये खर्चे अलाउ नहीं होंगे। तो खर्चे विल बी अलाउड ऑन कैश बेसिस, कैश बेसिस पे खर्चे अलाउ होंगे, ठीक है। सो ये एक प्रोविजन है जो हमारा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है भाई पीजीबी के भाई पर्सपेक्टिव में। लेकिन ये सब पे अप्लाई नहीं होता, सारे खर्चों पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है। कुछ चुनिंदा खर्चे जो गवर्नमेंट ने बोले हुए हैं, सिर्फ वही वाले खर्चे अगर आप क्लेम करते हो तो वो पेमेंट बेसिस पे आपको क्लेम करना पड़ेगा। पेमेंट मींस आप जब उसकी पेमेंट कर दोगे तब क्लेम कर लेना। अगर आज आपने पेमेंट नहीं करी और ड्यू खड़ा करा हुआ है, जैसे मुझे सैलरी देनी है मिस्टर ए को, मैंने एक्सपेंस एंट्री पास कर दी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, ड्यू खड़ा हुआ है, पे करानी, तो गवर्नमेंट कहेगी भाई फिर सैलरी खर्चे का खर्चा जो है वो भूल जाओ, खर्चा तुम अलाउ करोगे, मैं नहीं करूंगा अलाउ खर्चा। तो ये है सेक्शन का
भाई शॉर्ट में समरी। ठीक है, चलो देखते हैं जरा एक्सपेंडिचर्स अलाउड ऑन कैश बेसिस पे जो एक्सपेंडिचर्स अलाउ होते हैं उनका क्या भाई ट्रीटमेंट होता है। एप्लीकेबिलिटी, स्पेसिफाइड एक्सपेंस पेड बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच एक्सपेंस इज इनकर्ड। अब देखो एक्सपेंस भी जो आपको पे करना है, मतलब एक्सपेंस भी जो आपको भाई पेमेंट करनी है ना, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने 31 मार्च की लास्ट डेट नहीं रखी, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट लास्ट डेट रखी। तो आप रिटर्न फाइलिंग तक इस वाले खर्चे को पे कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ने यहां भी आपको बेनिफिट दे दिया, यहां भी आपको थोड़ा सा एडिशनल आपको लीवे दे दिया। ठीक है, लेकिन हाँ पेमेंट करनी जरूरी है। आप इन खर्चों का पेमेंट करोगे तो ही डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगी। अच्छा, कौन से हैं वो खर्चे भाई? टैक्स, ड्यूटी, फीस, सेस एटसेट्रा। गवर्नमेंट ने अपनी सोची है यहां पर, फिर दोबारा गवर्नमेंट ने पार्शियलिटी करी है। गवर्नमेंट ने भाई सेल्फिश होके कदम रखा है। क्या गवर्नमेंट ने कहा, जो मेरे को टैक्स देते हो, जो मेरे को ड्यूटी देते हो, जो मेरे को फीस देते हो, जो मेरे को सेस देते हो, जो डिडक्शन की तरह क्लेम करते हो, अगर डिडक्शन की तरह क्लेम किया है तो जैसे इनकम टैक्स का क्लेम नहीं मिलता, इनकम टैक्स इज नॉट एन एक्सपेंस, इट्स एन अप्रोप्रिएशन, है ना, इनकम टैक्स माइनस नहीं करते। लेकिन और किसी तरह का टैक्स, ड्यूटी, फीस, सेस जो तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में डाल के अपने प्रॉफिट को कम कर देते हो, भाई ये सारे के सारे खर्चे जो हैं, ये खर्चे अलाउ नहीं होंगे जब तक कि तुम एक्चुअली में पेमेंट नहीं करोगे गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट कहती है वाह बड़े शाणे बन रहे हो, पे भी नहीं किया गवर्नमेंट को, है ना, और खर्चे की तरह अलाउंस भी ले लिया, मतलब प्रॉफिट कम कर दिया, टैक्स भी कम कर दिया, तो बड़े शाणे बन रहे हो। तो ये जो शाणपति है ये भाई आपको नहीं दिखानी है। बोनस, कमीशन, लीव एनकैशमेंट टू एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉइज को अगर आप बोनस देते हो, कमीशन देते हो या लीव एनकैशमेंट देते हो, एम्प्लॉय को भी किसी भी तरह का एमोल्यूमेंट देते हो, बोनस, कमीशन, लीव एनकैशमेंट, सर क्या सैलरी भी यहां इंक्लूडेड है? जरा बताना, क्या सैलरी भी यहां इंक्लूडेड है? ना ना ना, बहुत ध्यान से देखना, सैलरी इंक्लूडेड नहीं है। यहां क्या इंक्लूडेड है? बोनस, कमीशन, लीव एनकैशमेंट टू एम्प्लॉइज। तो यहां पर सैलरी इंक्लूड नहीं है। सैलरी अगर आप कैश में ना भी दो चलेगा, अगर आप सैलरी कैश में ना भी दो चलेगा, सैलरी कैश में नहीं, सॉरी, सैलरी अगर पे ना भी करो तो भी डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर आपने बोनस पे नहीं किया, आपने अकाउंटिंग एंट्री डाल दी, बोनस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज, पेबल टू एम्प्लॉइज करके आपके क्रेडिट साइड में खड़ा है, अलाउ नहीं मिलेगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा। बोनस पे करो तो ही डिडक्शन के लिए एलिजिबल हो गया, अदरवाइज डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होगी। Tax very chalak, bro. Yes, of course it has to be chalak, no? Because if it is not chalak, then chalak like you will evade tax, है ना? तुम जैसे चालाक लोग टैक्स देंगे नहीं, फिर गवर्नमेंट को जीरो टैक्स कर दोगे, तुम एक भी रुपए टैक्स नहीं दोगे अगर गवर्नमेंट चालाक नहीं हुई तो। सर कमीशन टर्नओवर के ऊपर होगी ना? कोई भी कमीशन भाई, जरूरी नहीं है टर्नओवर के ऊपर वाली ही कमीशन हो, कोई भी कमीशन, फिक्स कमीशन भी है कि 2000 रुपए का फिक्स कमीशन तुमको मिलेगा, अगर फिक्स कमीशन भी है तो भी भाई हम पेमेंट बेसिस पे अलाउ कर देंगे। ठीक है, यहां पर कोई वो बाइफिकेशन नहीं है जैसा सैलरी में तुमने पढ़ा है ना कि कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, ना ना ना, कोई भी कमीशन अलाउ तभी होगा जब तुमने कमीशन पे कर दी उस पर्सन को। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, जी हाँ, बैंक का बहुत बड़ा फायदा, बैंक जो होते हैं वो लोन देते हैं और इंटरेस्ट कलेक्ट करते हैं, तो जब वो इंटरेस्ट कलेक्ट करते हैं तो लोग अपनी ईएमआई में डिफॉल्ट कर देते हैं, ईएमआई पे नहीं करते और अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट का खर्चा दिखा देते हैं अक्रूवल बेसिस पे। गवर्नमेंट ने कहा नहीं भाई नहीं, अगर ये खर्चा क्लेम करना है तो तुमको पेमेंट करनी पड़ेगी तो ही क्लेम करो, अदरवाइज मत क्लेम करो, नहीं हम क्लेम करने दे सकते। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी फंड, सुपरएनुएशन फंड, एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉई के बिहाफ पे पैसे साइड रखता है, किसी फंड के अंदर डालता है, उसका खर्चा क्लेम करता है, वो तब तक तुम खर्चा नहीं क्लेम कर सकते जब तक तुमने वो एक्चुअली डाल नहीं दिया उस फंड के अंदर। पेमेंट टू इंडियन रेलवेज फॉर यूज ऑफ रेलवे एसेट्स, तो इंडियन रेलवेज को जब आप पेमेंट करते हो वो पेमेंट करने के वक्त ही भाई आपको खर्चा अलाउ करता है, अदरवाइज खर्चा अलाउ नहीं करता जितनी भी इंडियन रेलवेज की सुविधाएं हैं। ठीक है सर, चालाक है फिर भी टैक्स चोरी तो होता ही है ना? हाँ, टैक्स चोरी तो देखो होता ही है, लेकिन हाँ बहुत कम होता है। अगर गवर्नमेंट विजाइल बन जाए, थोड़ी सी चालाक बन जाए, तो जो टैक्स चोरी होगी वो बहुत कम होगी, मतलब उसका परसेंटेज बहुत ज्यादा कम होगा, ये है फायदा। तो भाई रोकना तो पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत तो देखो हर जगह होता है, आटे में नमक तो हर जगह मिलता है, लेकिन नमक में आटा नहीं होना चाहिए ना। ऐसा ना हो कि 90% की टैक्स चोरी हो रही है, सिर्फ 10% ही टैक्स पे हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हाँ ठीक है, 90% अगर टैक्स ठीक ठाक एडमिनिस्टर हो रहा है, पे हो रहा है, और 10% या 5% केसेस में थोड़ा डिफॉल्ट निकल भी रहा है, इग्नोर हो सकता है, तो इंपॉर्टेंट है इन वाले गाइडलाइंस को फॉलो करना। ठीक है, सो ऑल दीज एक्सपेंडिचर विल बी अलाउड ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। आप जब पेमेंट करोगे तो ये वाला खर्चा भाई अलाउ होगा। आप जब इसको बुक्स में अपने अगर सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री डाली तो खर्चा अलाउ नहीं होगा, जिस ईयर में आपने पेमेंट करी उस ईयर में हम खर्चे को अलाउ
कर देंगे। अभी अलाउ नहीं करेंगे, जिस ईयर में पेमेंट करी उस ईयर में हम अलाउ कर देंगे। ठीक है सर, बात समझ में आ गई? चलो सर, आपको पता ही है, क्या पता है भाई मुझे बता देना जरा, क्या पता है मुझे, क्या पता है? ठीक है, एक एग्जाम्पल है जो विद आंसर दिया हुआ है। क्या पता है मुझे बताना जरा। सर आप हमसे बहुत मजे लेते हो सर, बहुत ज्यादा। हमें बार बार अब वही बात बुलवाते हो, जो बात हमें पता है ऑलरेडी, वही बार बार बुलवाते रहते हो। जब तक आप एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करोगे हमको समझ नहीं आता है। टैक्स कैसे पढ़ते हैं? हे भगवान, हर्ष कंजानी, ये कैसा सवाल है? टैक्स कैसे पढ़ते हैं, नालायक। अच्छा, टैक्स कैसे पढ़ाते हैं? एक प्रैक्टिकल, यस। चलो स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8। सो कहता है डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफ मयंक लिमिटेड शोज द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। तो कुछ खर्चे हैं जो मयंक लिमिटेड के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे आ रहे हैं। मतलब मयंक चाहता है कि इन वाले खर्चों को मैं डिडक्शन की तरह अपना प्रॉफिट में से ये खर्चे माइनस कर दूं, डिडक्शन की तरह ये वाले खर्चे मैं ले लूं अपने प्रॉफिट को माइनस करते हुए, ऐसा मोहन चाहता है। ठीक है, बट जो पेमेंट है ना वो आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च को। मतलब ये वाले खर्चे ना पे नहीं हुए हैं, ये खर्चे पे नहीं हुए। तो अगर ये पे नहीं हुए तो इनका डिडक्शन भी क्वेश्चन मार्क में आ जाता है। इनका डिडक्शन हमें देखना पड़ेगा, देंगे या नहीं देंगे। चलो, तो 65,000, 14,000, 87,000, 75,000। डेट फर्स्ट पेमेंट, आपने इसकी फर्स्ट पेमेंट कब करी है? फर्स्ट पेमेंट करी है 1 जून 2023। अब देखो जो डेट अलाउड होती है ना वो रिटर्न फाइलिंग डेट तक अलाउड होती है। रिटर्न फाइलिंग डेट अगर मैं मान लूं 31 जुलाई 2023, ठीक है, और मयंक लिमिटेड है, अच्छा भाई मयंक लिमिटेड है तो वो तो कंपनी है, तो ऑब्वियसली बात है वो होगी 31 अक्टूबर या 30 नवंबर, दोनों में से एक होगी। 31 अक्टूबर या 30 नवंबर होगी इसकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट। ठीक है, तो 1 जून तक आपने पेमेंट कर दी, बढ़िया है भाई। 1 जून तो हमारी रिटर्न फाइलिंग के लिमिट के अंदर अंदर आए। नहीं, 31 जुलाई नहीं होगा इस केस में। इस केस में कंपनी है ना लिमिटेड, तो इसमें जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है वो अक्टूबर या नवंबर, 2 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। ठीक है, सो क्या ये अलाउ हो जाएगा एज अ रिडक्शन? जी हाँ सर, ये अलाउ हो जाएगा एज अ रिडक्शन। इसका रिडक्शन लेने में हमें कोई भी टेंशन नहीं है। 15,000 विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन, दिस हम अलाउ कर देंगे। ठीक है सर। अच्छा, अगला अगला देखना क्या है। अगला है 25 दिसंबर 2023। 25 दिसंबर 2023। ठीक है, तो ये वाला जो खर्चा है 15,000, ये तो हमारे रिटर्न फाइलिंग डेट तक भाई पेमेंट हो गई। तो ये फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर 2022-23, मतलब असेसमेंट ईयर 2023-24 को अलाउ हो जाएगा। लेकिन ये जो सेकंड पेमेंट करी ना, ये सेकंड पेमेंट करी है भाई डिलेड, हमारी रिटर्न फाइलिंग डेट के भी बाद ये वाली पेमेंट करी है। अगर ये रिटर्न फाइलिंग के डेट के बाद ये वाली पेमेंट करी है तो बताओ ये कौन से ईयर में अलाउ होगा? सर ये इससे अगले ईयर में अलाउ होगा, विच मींस फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर 2023-24, मतलब असेसमेंट ईयर 2024-25, असेसमेंट ईयर 2024-25। तो ये वाली जो पेमेंट है ये 23-24 में अलाउ होगी। फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25। ठीक है, क्योंकि अगले साल पेमेंट हुई, रिटर्न फाइलिंग की डेट के भी बियॉन्ड पेमेंट हुई। चलो अपने आंसर को ना हाथ के हाथ लिखते भी चले जाते हैं। असेसमेंट यहां पर है 24-25। ठीक है, इसी तरह आपको सारे के सारे पार्ट्स में ये बताना है कि भाई 23-24 में खर्चा कौन सा अलाउ होगा और 24-25 में खर्चा कौन सा अलाउ होगा। तो भाई ये जो टेबल है ना नीचे, ये जरा एक बार भर दो। ठीक है, ये टेबल एक बार भर दो, पूरी कर दो, फिर मैं डिस्कस करता हूं। एक बार खुद ट्राई करो कि किस साल में ये खर्चा अलाउ होगा। चलो पहला वाला मैं कर दूं, ठीक है, फर्स्ट वाला मैं आपके लिए कर देता हूं। तो 50,000 जो अलाउ होगा
50,000 अलाउ होगा 23-24 में, और 24-25 में कितना अलाउ होगा? 15,000, 15,000 24-25 में अलाउ होगा। ठीक है, इसी तरह तुमको सारे के सारे पार्ट्स करने नीचे वाले भी, जरा करके दिखाओ। अच्छा, 15,000 और 50,000 ऐसा है क्या? हाँ हाँ, सॉरी, ठीक है, उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टी कर दी मैंने। यहां होगा 15,000 और यहां होगा 50,000। ठीक है, 15,000, 50,000। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेबल टू बैंक। बैंक में आपने इंटरेस्ट पे किया। फर्स्ट पेमेंट कब करी? 10 जून 2023। ये तो परफेक्ट है। ठीक है, 3,000 रुपये अलाउ हो जाएगा, और वो 13 दिसंबर को करी 11,000 रुपये। तो 3,000 रुपये एंड 11,000 रुपये। चलो, बोनस पेबल टू एम्प्लॉइज। बोनस पेबल टू एम्प्लॉइज, बोनस दिया है एम्प्लॉइज को 30,000 रुपीज। भाई फर्स्ट पेमेंट हुई है 2 मई 2023 को, हमारे पीरियड के अंदर अंदर है। दूसरी जो हुई है वो भी भाई हमारे पीरियड के अंदर अंदर है। देखो जरा, इसमें दोनों पेमेंट हमारे पीरियड के अंदर अंदर है। रिटर्न फाइलिंग की डेट अक्टूबर या नवंबर है, 30 सितंबर भी उससे पहले आता है, और 2 मई भी उससे पहले आता है। तो दोनों ही हमारी भाई हमारे ड्यू डेट के अंदर अंदर 87,000। on nil। नेक्स्ट है भाई 75,000 का इंटरेस्ट पेबल टू LIC लोन। लोन लिया है और उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। 50,000 रुपीज का लोन है भाई। ठीक है, 75,000 का लोन है। 13 मई 2023 तक तो पे हुआ है 50,000, और अगले साल 10 जनवरी 2024 को पे हुआ है 25,000 रुपीज। ठीक है, अगले साल, साल ही बदल गया भाई। तो अगेन, अच्छा, रिटर्न फाइलिंग की डेट भी दी हुई है भाई। देखो, हम अज्यूम कर रहे थे ना अक्टूबर नवंबर, रिटर्न फाइलिंग की डेट भी दी हुई है। अज्यूम करो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न इज 30 सितंबर, ये अज्यूम कर लो, बस, बहुत अच्छी बात है। फिर हमें तुक्का मारने की जरूरत ही नहीं है। सो 13 मई 2023, 50,000 और 25,000, तो वही है भाई, 50,000 और 25,000, 50,000 एंड 25,000। चलो, एक पार्ट मैं अपनी तरफ से दे दूं क्या भाई? एक पार्ट मैं अपनी तरफ से दे दूं, अगर तुम बुरा ना मानो तो। बुरा ना मानो, होली है। एक पार्ट अपनी तरफ से है, ये चलो 2 पार्ट देता हूं अपनी तरफ से। रॉ मटेरियल परचेज्ड, हमने रॉ मटेरियल परचेज किया। कितने रुपए का परचेज किया? 50,000 रुपीज का परचेज किया। ठीक है, और जो पेमेंट करी, पहली जो इंस्टॉलमेंट पे करी, वो करी 1 जनवरी 2024 को। कितने रुपए की करी? 30,000 की करी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। और जो दूसरी इंस्टॉलमेंट पे करी, वो कितनी पे करी? 15 जनवरी 2025। अच्छा, इतना लेट? हाँ जी, अगले साल 20,000। अरे भी देखना जरा, रॉ मटेरियल हमने परचेज किया है।
अरे भाई देखना जरा, बुरा ना मानो क्वेश्चन है। अरे 3 दे दो सर आप, ये हर्ष हमेशा जो भी मैं देता हूं उसको 1 नंबर बढ़ा देता है। कल मैंने कहा 1 क्वेश्चन करते हैं तो कहता नहीं सर 2 क्वेश्चन कर लो। आज मैं कह रहा हूं 2 मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कह रहा 3 कर लो सर। चलो अब बता दो जरा, रॉ मटेरियल परचेज किया 50,000 रुपए का, जो पहली पेमेंट करी, जो फर्स्ट पेमेंट करी वो 1 जनवरी 2024 को करी, मतलब अगले साल करी। हमारा ईयर 31 मार्च 2023 को खत्म हो चुका है। रिटर्न फाइलिंग की डेट है 30 सितंबर 2023। 2024 में पेमेंट करी, कितने की? 30,000 रुपए की पेमेंट करी। बहुत ना इंसाफी है भाई, कितनी ज्यादा डिलेड पेमेंट कर रहे हैं आप अपने रॉ मटेरियल वेंडर को। और 15 जून, ये तो हद ही हो गई, 15 जून 2025 को पेमेंट कर रहे हैं 15 जून 2025 को पेमेंट कर रहे हैं, 2 साल बाद 20,000 रुपए का। और सैलरी का तो देखिए क्या आलम है, सैलरी का ये आलम है कि 1 लाख रुपए पे कर रहे हैं 2 जनवरी 2025 को, मतलब अगले साल 80,000 रुपए, और 20,000 रुपए की सैलरी पे ही नहीं करी, 20,000 रुपए की सैलरी पे ही नहीं करी। तो सबसे पहले मुझे तुम्हें जवाब देना है कि जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, रॉ मटेरियल है उसका कितना पोर्शन कौन से ईयर में अलाउ होगा। टोटल रॉ मटेरियल है 50,000 रुपए का, 30,000 और 20,000 का बाइफिकेशन है। तो रॉ मटेरियल अगर मैं यहां पर लिखता हूं तो कितना पोर्शन कौन से ईयर में अलाउ होगा, तुमको मुझे ये बात बतानी है, ठीक है। फिर तुम्हें मुझे सेम बात बतानी है सैलरी के लिए। पहले तुम्हें बात बतानी है रॉ मटेरियल के लिए, रॉ मटेरियल के लिए बात बता दो जरा। गुड्डू कुमार कहता है 3 लाख, 3 लाख नहीं 30,000 है भाई, लाख में तो मैं गया ही नहीं, तुम तो लाख में चले गए। गुड्डू कुमार कह रहे हैं 23-24 में 3 लाख, 24-25 में 2 लाख, ये चला गया गुड्डू कुमार भाई कहां, लैक्स में, लैक्स में नहीं है भाई, थाउजेंड्स में, 30,000, 20,000, 50,000 है, तो जरा अपना आंसर करेक्ट कर लो। सनी कुमार कह रहा है 24-25A, अरे 24-25A इसका क्या मतलब हुआ? मुझे तो ये बताओ 50,000 में से कितना एक्सपेंस कौन से ईयर में अलाउ होगा, ये बताओ बस। कौन से ईयर में अलाउ होगा? 30,000 तो 24-25 में अलाउ होगा, ऐसा हर्ष कह रहा है। और 20,000 कहां होगा? 25-26 में। मुस्कान शाह कह रही है 23-25। देखो मुस्कान शाह ने तो नया असेसमेंट ईयर निकाल के लाई है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, 23-25, वाह, 2 साल का एक ईयर निकाल के लाई है मुस्कान शाह। अरे नालायक, या तो 23-24 होता है या 24-25 होता है, ऐसा कोई ईयर नहीं होता 23-25, वाह, नई चीज निकाली। हर्ष कंजानी कह रहा है 20,000 525 क्या चल क्या रहा है ये, मतलब रॉ मटेरियल वाला। नालायक नालायक नालायक। हाँ, अनिकेत मॉन्डल का जवाब आया है। अनिकेत मॉन्डल कह रहा है 23-24 में पूरा अलाउड होगा। प्राची अग्रवाल का भी जवाब आ गया, वेरी गुड प्राची, वेरी गुड अनिकेत, 2 जनों का जवाब आ गया जो बिल्कुल परफेक्ट है, वेरी गुड वेरी गुड। 2 का जवाब आ गया, और किसी का सही जवाब नहीं सर, और किसी, अब जो भी जवाब देगा वो चीटिंग मानी जाएगी, चीटिंग करके वो जवाब दे रहे हैं। अरे भाई, ए भाई पुष्पा, अरे ओ पुष्पा, ध्यान से सुनो भाई मैं क्या बोल रहा हूं। पेमेंट बेसिस पे जो एक्सपेंस अलाउ होंगे वो सारे नहीं होते, हर एक्सपेंस के लिए सेम बात नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ ये वाले एक्सपेंस होते हैं जो पेमेंट बेसिस पे अलाउ या डिसअलाउ होते हैं। सारे एक्सपेंसेस के लिए ये बात नहीं होती कि तुम कहो जी मैं सेम पॉलिसी सारे एक्सपेंसेस के लिए लगा देता हूं, नहीं भाई नहीं, बाकी सारे एक्सपेंस अक्रूवल बेसिस पे अलाउ होते हैं, सिर्फ ये वाले जो एक्सपेंस हैं ये पेमेंट बेसिस पे ही अलाउ होते हैं, बाकी सारे एक्सपेंस अक्रूवल बेसिस पे अलाउ होते हैं। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, मुझे तो फर्क पड़ता है कि मेरे कान्हा जी मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। अच्छा, कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ मिक्सिंग हो गई, मुझे ये बोलना था मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हम जो रॉ मटेरियल है वो कौन से ईयर में उसका पेमेंट कर रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों मुझे फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि रॉ मटेरियल मैंने अगर अक्रूवल बेसिस पे एक बार खरीद लिया तो पूरा का पूरा खर्चा 50,000 रुपए, इररिस्पेक्टिव ऑफ मैं पेमेंट करूं ना करूं, मैं पेमेंट किस ईयर में कर रहा हूं मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे सारा का सारा 50,000 रुपए का जो रिडक्शन है वो जिस साल मैंने इसको अक्रू कर लिया उसी साल में मिल जाएगा, मतलब मुझे पूरा का पूरा जो 50,000 है वो 23-24 में ही अलाउ हो जाएगा एज अ डिडक्शन, डिडक्शन की तरह पूरा का पूरा अलाउ हो जाएगा। समझ में आई बात? और सैलरी, सैलरी जो है वो भी सेम कॉन्सेप्ट, सैलरी भी मैंने आपको बताया था इस सेक्शन में फॉलो ही नहीं करती भाई,
तो 1 लाख रुपए पूरा का पूरा अलाउ हो जाएगा इसी ईयर में। आगे की ईयर में डेफरमेंट नहीं होगी, फुली अलाउ हो जाएगा इस ईयर में। हाँ, किसी और सेक्शन में डिसअलाउंस हो जाए तो हो जाए, इस वाले सेक्शन में डिसअलाउंस नहीं होगी, 43B में नहीं होगी। किसी और सेक्शन में किसी और रीजन की वजह से डिसअलाउ हो जाए तो हो जाए, उसमें कोई भी भाई टेंशन नहीं है। ठीक है सर। बताओ, बात समझ में आया, लॉजिक समझ में आया? तो पूरा का पूरा जो एक्सपेंस है वो अलाउ हो जाएगा 23-24 में। 100% ऑफ द एक्सपेंस विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन। डिडक्शन हमारी अलाउ हो जाएगी 23-24 में, पूरा पूरा अलाउ हो जाएगा। 100% विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन। ठीक है, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। सो दिस इज हाउ द सेक्शन इज वर्डेड, और ये हम डिसअलाउंस का सेक्शन करते हैं। चलो भाई, अब आ जाओ जरा, अब आ जाओ, हम अपने अगले और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन पे जाने वाले हैं। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्स ऑडिट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्स ऑडिट, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं, किन किन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है, और टैक्स ऑडिट क्या होता है, व्हाट इज टैक्स ऑडिट, और टैक्स ऑडिट के लिमिट्स भाई क्या है। तो सबसे पहले तो एक बात समझो, सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक बेसिक चीज बताता हूं। ठीक है, जी हाँ, ये है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मेरा सेक्शन। दिस इज द सेक्शन ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। थोड़ा सा ना फॉन्ट साइज बड़ा करूं थोड़ा सा, हाँ फॉन्ट साइज इसका बहुत छोटा है ना, इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा करता हूं। ये मैंने किया फॉन्ट साइज बड़ा। चलो भाई, तो भाई सबसे पहले तो समझो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होती हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और ये क्यों बनाई जाती हैं, इनका पर्पस क्या होता है, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स का रेलेवेंस क्या होता है। ठीक है, अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने पढ़ी हुई ही हैं, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप पढ़ते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब ये होता है भाई मैं अपने सारे के सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं, जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हैं, जितने मेरे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हैं, जितने भी मेरे ट्रांजैक्शंस मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हैं, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस भाई मैं एक जगह रिकॉर्ड करूंगा, उनको मैं एक जगह लिखूंगा, ताकि मुझे अल्टीमेटली ये पता लगे कि मेरा प्रॉफिट या लॉस कितना बना है। वो जो प्रॉफिट एंड लॉस जो मेरा कैलकुलेट हुआ है, जो मेरा कंप्यूट हुआ है, वो प्रॉफिट एंड लॉस मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट से डिराइव होता है। ठीक है, अब भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं कहता हूं कि मेरे को तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करने हैं, ठीक है, मुझे ऑडिट करना है तुम्हारे बुक्स, इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि भाई मुझे दिखाओ तुम्हारी इनकम कितनी है। तो इनकम टैक्स एक्ट मेरे पास आया और मुझसे कहता है भाई दिखाओ, मुझे ना ऑडिट करना है तुम्हारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, दिखाओ इनकम कितनी है। तुम ऐसा कहते हो, तुम 200 रुपीज 300 रुपीज में अपनी क्लासेस सेल करते हो, लेकिन हमें विश्वास नहीं हो रहा। तुम अपने बिल्स दिखाओ, तुम अपने इनवॉइसेस दिखाओ, तुम अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, जहां बच्चों की पेमेंट आई हुई है, जहां बच्चों की रिसीट आई हुई है, वो सब चीजें हमको दिखाओ भाई। जब तक दिखाओगे नहीं तब तक हमें विश्वास नहीं होगा, तब तक हम लोग बिल्कुल भी तुम पे भरोसा नहीं करेंगे। तो तुम हमें दिखाओ तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बने हुए हैं। तो अब सीधी सी बात है भाई, सबसे पहले लॉ को, असेसी को बोलना पड़ेगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओ, और तब जाके वो ऑडिट करने का रिक्वायरमेंट दे सकता है। तो अकाउंट्स बनाना मैंडेटरी है ऑडिट करने के लिए, है ना। तो जिन लोगों को अकाउंट्स बनाने की हिदायत होती है कि आप अकाउंट्स बनाओ अपने, उनके लिए ऑडिट भाई कराना जरूरी है। तो जैसे आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हो, जैसे कि भाई आप अकाउंट्स नॉर्मली प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हो कि आपकी इनकम इतनी है, ये खर्चे हैं, आप माइनस करके प्रॉफिट आ गया, इतने पे टैक्स पे कर दो। तो ये सारी ट्रांजैक्शन को चेक करने का भाई ऑब्जेक्टिव होता है टैक्स ऑडिट कराना। तो पहले ही देखते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसको बनानी पड़ती है, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसको बनानी पड़ती है। फिर ये देखेंगे कि टैक्स ऑडिट किसे कराना पड़ता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके घर में घुसेगा, घर मतलब बिजनेस, आपके बिजनेस प्रेमाइसेस में घुसेगा, आपकी इनकम देखेगा, आपके इनवॉइसेस देखेगा, आपके खर्चे देखेगा, वो सारे के सारे आपके
भाई ऑडिटिंग करेगा, चेक करेगा और असर्टेन करेगा कि आपने टैक्स सही से पे किया है या नहीं किया। ये देखो नालायक, हर्ष कंजानी कह रहा है उनका शक सही है सर, नालायक। चलो, सो मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको कैसे मेंटेन करने हैं, कैसे आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भाई मेंटेन, किन किन लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है, हम वो देखते हैं। ठीक है, सो स्पेसिफाइड पर्सन और प्रोफेशनल और अदर बिजनेस और प्रोफेशन। तो अब दो तरह के भाई कैटेगरीज इनकम टैक्स एक्ट ने बनाए हैं। एक तो कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरी बनाई है प्रोफेशनल्स की या कुछ स्पेसिफाइड बिजनेसेस की, कुछ बिजनेसेस की स्पेसिफाइड कैटेगरी बनाई है, एक लिस्ट दी है कि भाई ये हैं सारे वो लोग जो स्पेसिफाइड कैटेगरी में आते हैं। वो स्पेसिफाइड कैटेगरी के लिए जो लिमिट है, एंटिटी एग्जिस्टिंग सेटअप या न्यू सेटअप। अगर आपका न्यू सेटअप है तो लिमिट ब्लू वाले कलर से दी हुई है। अगर आपका एग्जिस्टिंग सेटअप है, न्यू सेटअप क्या होता है भाई, पहली बार हमने इस साल अपना बिजनेस खोला है, पिछले साल कोई बिजनेस ही नहीं था, तो पिछले साल की आप ग्रॉस टर्नओवर देख ही नहीं पाओगे, आपको तो इसी साल की देखनी पड़ेगी। तो न्यू सेटअप के केस में हम करंट ईयर का टर्नओवर देखेंगे, और एग्जिस्टिंग सेटअप मतलब पहले से चला आ रहा है बिजनेस, तो हम पुराने साल का देख लेंगे। ठीक है, सो एग्जिस्टिंग अगर आपका सेटअप है, मतलब आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, कई सालों से ये एग्जिस्टिंग बिजनेस अगर आपका चल रहा है, तो ग्रॉस रिसीट्स ऑफ ऑल द 3 पास्ट ईयर्स शुड बी मोर देन इक्वल टू 1.5 लाख रुपए पर साल। तो आपका रूल 6F के अकॉर्डिंग भाई आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। रूल 6F एक टफ रूल है जिसके अंदर बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात, अरे भाई इनकम टैक्स एक्ट क्यों एहसान कर रहे हो हम पे, ये कह के कि इन लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। आज के जमाने में 1.5 लाख रुपए की जो साल की टर्नओवर, हाँ साल की टर्नओवर 1.5 लाख रुपए, ये तो कोई पान वाला भी क्रॉस कर लेगा। पान वालों की भी जो टर्नओवर होती है इससे ज्यादा होती है, कहीं ज्यादा होती है। कोई छोटा सा जो वो आम पापड़ बेचने वाला होता है ना, जो ठेले पे आवाज लगा के आम पापड़ बेचता है, या कोई कुल्फी वाला बेचता है ठेले पे, हमारे घर के बाहर कुल्फी वाले आते हैं, कुल्फी वाले कुल्फी लो, ठंडी कुल्फी ले लो, आते हैं कुल्फी वाले, आम पापड़ वाले बेचने वाले, या छोटी गोलियां बेचने वाले, मूंगफली बेचने वाले, है ना, वो सबकी टर्नओवर भी 1.5 लाख रुपए से ऊपर होगी। तो हे इनकम टैक्स एक्ट, क्यों सेक्शन भी बना के हमारा मेहनत कर रहे हो, क्यों हमको इतनी मेहनत करवा रहे हो और हमारा दिमाग खराब करा रहे हो। दिमाग खराब करने वाली बात कर दी भाई। जो लिमिट क्या रखी है, लिमिट रखी है 1.5 लाख रुपए से ऊपर अगर किसी का होगा तो उसे रूल 6F के अकॉर्डिंग अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना है। अरे भाई यही कह दो कि सबको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने, कह दो सबको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने, किसी को छोड़ो ही मत, 1.5 लाख रुपए की भाई आप टर्नओवर देके क्या करोगे, है ना। सेम टू सेम था सर, हर्ष कुमार कह रहा है, सनी कुमार कह रहा है सेम टू सेम सर वो कुल्फी वाला कहीं आपका दोस्त तो नहीं। रोहित शर्मा कह रहा है कुल्फी वाला कहीं मेरा दोस्त तो नहीं। शुक्र है रोहित शर्मा ने ये नहीं कहा सर वो जो हमारे घर के बाद कुल्फी वाला आता है वो कहीं आप ही तो नहीं हो, मूंछ वूछ लगा के आ जाते हो ऐसे बाल विग पहन के और अपना मेकअप वेकअप करके कुर्ता पजामा पहन के, कहीं आप वही तो नहीं हो, वही तो नहीं आ जाते आप। शुक्र है ये तो नहीं कहा नालायक ने। सो हम लोग क्या कहते हैं भाई, हम लोग कहते हैं भाई एग्जिस्टिंग सेटअप अगर आपका है तो आपके ग्रॉस रिसीट्स मतलब एक्सपेंसेस माइनस मत करना, टर्नओवर की बात हो रही है, जितना आपने रिसीव किया अपना सामान बेचने से, अगर वो पिछले 3 साल और तीनों के तीनों सालों में अगर वो 1.5 लाख रुपए से ऊपर है पर ईयर, तो आपका रूल 6F के अकॉर्डिंग आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर आपकी ग्रॉस रिसीट ऑफ एनी ऑफ द 3 ईयर्स, 3 ईयर में से कोई भी एक ईयर की अगर आपकी ग्रॉस रिसीट 1.5 लाख रुपए से कम हो गई तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो बनाने पड़ेंगे, लेकिन इजी वाले, ये मुश्किल वाले हैं। अभी मैं बताऊंगा रूल 6F क्या होता है, बट ऐसे याद कर लो, ये मुश्किल वाले बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं जो थोड़े से लेंदी होते हैं, हैवी होते हैं, ये इजी वाले हैं। तो अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेस में फॉल करते हो तो आपके लिए जो टर्नओवर थ्रेशोल्ड है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की, वो भाई क्या होगी, वो होगी 1.5 लाख रुपए से ज्यादा पिछले 3 साल में, लगातार 3 साल में ग्रॉस रिसीट्स अगर आपके 1.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपके रूल 6F के अकॉर्डिंग आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। और अगर पिछले 3 साल में से किसी एक साल में भी अगर आपकी 1.5 लाख रुपए से कम हो गई ग्रॉस टर्नओवर, तो भाई आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे नॉर्मल वाले, इजी वाले। ठीक है, ये है स्पेसिफाइड कैटेगरी या पर्संस के लिए लिमिट। ठीक है सर, मोमोज वाले की भी, नालायक रोहित शर्मा कह रहे हैं सर मोमोज वाले की भी एक्टिंग करना सर बोलने वाला था बट मैंने सोचा कि सर ये देखो तुम वैसे मेरी कितनी बेइज्जती करते रहते हो, तो फिर अब इसकी क्या ही वो है ना। चलो
अब है अदर बिजनेस या प्रोफेशन, तो जो स्पेसिफाइड नहीं है, जो नॉर्मल बिजनेस या प्रोफेशन है। अब देखो यहां पर कोई बिजनेस नहीं है, यहां पर सिर्फ स्पेसिफाइड पर्सन या प्रोफेशन है। जितने भी बिजनेसेस होंगे वो इस वाली कैटेगरी में आएंगे, जितने भी अदर प्रोफेशन होंगे वो इस वाली कैटेगरी में आएंगे। तो उनके लिए लिमिट क्या रखी हुई है भाई? उनके लिमिट थोड़ी सी ज्यादा रखी हुई है, ठीक है। एग्जिस्टिंग सेटअप है तो ग्रॉस रिसीट ऑफ एनी ऑफ द पास्ट 3 इयर्स, कोई भी एक पास्ट 3 इयर्स की जो ग्रॉस टर्नओवर है वो 10 लाख रुपए या उससे ऊपर होगी, ठीक है। या फिर इनकम, इनकम मतलब टर्नओवर में से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद प्रॉफिट वाला जो एलिमेंट है, इनकम ऑफ एनी पास्ट 3 इयर्स इज मोर देन इक्वल टू 1.2 लाख। ये 12 लाख नहीं है, बच्चे कई बार रीड गलती से कर देते हैं, ठीक है। तो ये 1.2 लाख है। तो अगर आपकी ग्रॉस टर्नओवर पिछले 3 साल में से किसी भी एक साल की 10 लाख रुपए से ऊपर है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं भाई। और अगर आपका इनकम मतलब प्रॉफिट 1.2 लाख रुपए से ऊपर है तो आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। और अगर आपकी जो ग्रॉस टर्नओवर है वो ऑल पास्ट 3 इयर्स, हर 3 साल में जितने आपके पिछले 3 साल गए हैं, ऑल पास्ट 3 इयर्स में अगर आपकी टर्नओवर 10 लाख रुपए से कम है एंड एक और कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि इनकम आपकी पिछले 3 सालों की 1.2 लाख रुपीस पर एनम से कम है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं। तो यहां थोड़ा सा बेनिफिट दिया है भाई, यहां पर थोड़ा सा इजी कर दिया है छोटे भाई बिजनेसमैन के लिए कि अगर आपकी टर्नओवर 10 लाख रुपए से कम है और अगर आपका प्रॉफिट भाई 1.2 लाख रुपीस से कम है पिछले 3 साल का लगातार, तो इस साल की भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मत बनाओ। सर अब ये चीज बताइए कि सर अगर एक्सपेक्टेड, मतलब हमारा पहली बार बिजनेस है, पिछले 3 साल में बिजनेस था ही नहीं, पहली बार हमने कोई बिजनेस लॉन्च किया है अपना ड्यूरिंग द करंट ईयर, हमने पहली बार कोई बिजनेस लॉन्च किया, तो क्या होगा? अगर आपने पहली बार बिजनेस लॉन्च किया है तो बस ग्रॉस रिसीट की जगह एक्सपेक्टेड ग्रॉस रिसीट कितनी है उसके बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओ। आप एक्सपेक्ट कितना कर रहे हो कि भाई आप इस साल कितना अर्निंग कर लोगे, तो एक्सपेक्टेड ग्रॉस रिसीट हमारी रेड कलर से भाई हमने सॉरी रेड कलर तो एचयूएफ के लिए, ठीक है ठीक है। एक्सपेक्टेड ग्रॉस रिसीट हमने भाई ब्लू कलर से मेंशन करा हुआ है, तो ब्लू कलर एक्सपेक्टेड ग्रॉस रिसीट अगर आपकी 10 लाख से ऊपर है ड्यूरिंग द करंट ईयर तो आपको भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे टैक्सेबल इनकम वाले, इजी वाले, ठीक है। अदर पर्सन वाला एक बार रिपीट कर दीजिए, बिल्कुल अदर पर्सन वाला रिपीट कर लो। तो भाई अदर पर्सन के केस में क्या लिमिट है? अदर पर्सन के केस में लिमिट ये है, थोड़ा सा सफाई कर दूं, गंदा गंदा सा हो गया बिल्कुल। चलो अदर पर्सन के केस में क्या है भाई, अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो आपकी जो ग्रॉस रिसीट पिछले 3 साल में से किसी भी एक साल की है वो 10 लाख रुपए से ऊपर होनी चाहिए हर ईयर की, पर ईयर आपका 10 लाख रुपए से ऊपर का ग्रॉस रिसीट होना चाहिए पर ईयर। अगर आपका 10 लाख रुपए से ज्यादा है ग्रॉस रिसीट पर ईयर तो आपकी भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी आपको जरूरी है। और आपके जो इनकम है वो किसी भी एक साल की, एनी ऑफ द पास्ट 3 इयर्स, किसी भी एक साल की अगर 1.2 लाख से ऊपर चली गई इनकम तो भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने जरूरी है, ठीक है। अगर आपकी तीनों साल की ग्रॉस रिसीट्स, तीनों साल की मतलब ईयर 1 2 3, पिछले 3 साल, करंट ईयर नहीं, पिछले 3 साल, अगर आपकी पिछले 3 साल की ग्रॉस रिसीट 10 लाख रुपए से कम है सारे सालों की और इनकम पिछले 3 सालों की 1.2 लाख से कम है तो फिर भाई आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं। और यही ग्रॉस रिसीट्स, हम एक्सपेक्टेड ग्रॉस रिसीट की बात करेंगे करंट ईयर की। अगर आपका न्यू बिजनेस है, अगर आप करंट ईयर में ही बिजनेस शुरू करते हो तो फिर आपकी जो ग्रॉस रिसीट्स है उनका एक्सपेक्टेड ग्रॉस रिसीट्स हम देखेंगे कि आप एक्सपेक्ट कितना कर रहे हो करंट ईयर में, आपके कितने ग्रॉस रिसीट होने वाले हैं, ठीक है। अब ये रेड वाली लिमिट आपको दिख रही है, थोड़ी सी ज्यादा है, 10 लाख की जगह 25 लाख है, 1.2 लाख की जगह 1.5 लाख है। तो जो रेड में लिखी हुई है ये HUF की ग्रॉस रिसीट्स या प्रॉफिटेबिलिटी। HUF के केस में अगर आप HUF ओन करते हो और HUF के थ्रू बिजनेस कर रहे हो उनको थोड़ा सा बेनिफिट दिया हुआ है। 25 लाख तक अगर आपकी ग्रॉस रिसीट्स हैं तो आपको भाई टैक्स अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। 25 लाख से ऊपर है तो अकाउंट्स बनाने की जरूरत है। तो किसके केस में? HUF के केस में 25 लाख इज द ग्रॉस रिसीट लिमिट एंड प्रॉफिट की लिमिट है 1.5 लाख। तो रेड में जो लिखा हुआ है वो हमारा HUF के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है सर, बात समझ में। तो ये है भाई आपके मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के भाई प्रोविजंस कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको कब मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। अच्छा तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना जो मैं अब अगला सेक्शन कराने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है भाई। यहां पर तो ना तुम वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखना, ठीक है। ऐसा मत लिख देना कि पूरा पढ़ने में नहीं आ रहा, पूरा पूरा कूड़ा कबाड़ा कर दिया, ऐसा मत लिखना। लेकिन तुम इतने सारे वेरी लिख दो इसमें क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ये वाला डिस्कशन होने वाला है, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। चलो भाई एक क्वेश्चन मैं बताना भूल गया, सर ये स्पेसिफाइड बिजनेस कौन से हैं?
आप कह रहे थे ना स्पेसिफाइड बिजनेस है, वो कौन कौन से बिजनेस हैं जिसमें वो बिल्कुल चिंदी पने वाला, जो बिल्कुल कुल्फी वाला पान वाले वाली लिमिट दी हुई है, बिल्कुल छोटा सा लिमिट दी हुई है, जरा सी चुन्नू मुन्नू सी लिमिट दी हुई है, सर वो स्पेसिफाइड बिजनेस कौन सा है? स्पेसिफाइड प्रोफेशंस हैं भाई, लीगल प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन, इंजीनियरिंग प्रोफेशन, आर्किटेक्ट प्रोफेशन और प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, company secretary, authorized representative, film artist or any other profession as notified by the board in the official gazette. तो जितने भी ये प्रोफेशन लिखे हुए हैं ये सब हैं स्पेसिफाइड प्रोफेशन, और ये अगर स्पेसिफाइड प्रोफेशन है रूल 6F के अकॉर्डिंग इन वाले प्रोफेशंस को ये वाले बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने जरूरी होते हैं भाई। कैश बुक, जर्नल, लेजर, कार्बन कॉपी, ओरिजिनल बिल्स, मेडिकल प्रोफेशन 2 मोर बुक करेगा मेंटेन, फॉर्म 3C मेंटेन करेगा, ड्रग्स मेडिसिन की इन्वेंट्री मेंटेन करेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो ये हैं हमारे सारे के सारे स्पेसिफाइड प्रोफेशन, ये हैं हमारे सारे के सारे स्पेसिफाइड प्रोफेशन। ठीक है भाई। तो अब आओ चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है भाई, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर इसमें से क्वेश्चन मतलब ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे टर्म में पूछता है। तीसरे टर्म में इसका क्वेश्चन मिल ही जाएगा कि बताओ कौन कौन से भाई पर्सन को ऑडिट टैक्स के अकॉर्डिंग कराना जरूरी है। देखो ऑडिट बहुत सारे तरह के होते हैं, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग भी ऑडिट होता है, जीएसटी के अकॉर्डिंग भी ऑडिट होता है, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग भी ऑडिट होता है, सेबी के अकॉर्डिंग भी ऑडिट होता है, आरबीआई के अकॉर्डिंग भी ऑडिट होता है। ऑडिट बहुत सारे तरह के होते हैं। हम यहां पर कौन से ऑडिट की बात कर रहे हैं? इनकम टैक्स ऑडिट की बात कर रहे हैं। इस ऑडिट को करते हुए जो ऑडिटर होता है उसका जो पैनी नजर होती है या जो फोकस होता है वो इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस पे होता है, उसके बाहर कहीं नहीं होता, कि इनकम टैक्स एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो प्रॉपर्ली फॉलो करे गए हों। ये एम होता है हमारे ऑडिटर का जब वो टैक्स ऑडिट करता है। और भाई हर आदमी, ठीक है, इंक्लूडिंग मी, मैं क्या कोशिश करूंगा कि मैं टैक्स ऑडिट के परव्यू में ना पढ़ूं, टैक्स ऑडिट से बाहर रहूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई आए और मैंने जो घपले करे मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, सॉरी जो मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए हुए सही उनकी चेकिंग करे। तो कौन चाहता है ना चेकिंग वेकिंग करवाना अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की? नहीं भाई नहीं, कोई नहीं चाहता। तो क्योंकि कोई नहीं चाहता इस वजह से हर आदमी टैक्स ऑडिट से बाहर रहना चाहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रह नहीं पाता। अगर उसकी जो टर्नओवर लिमिट्स हैं वो इनसे भाई क्रॉस नहीं होती तो वो रह नहीं पाएगा। ठीक है, तो आओ टर्नओवर लिमिट पढ़ते हैं टैक्स ऑडिट करवाने की। किसको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ता है? अंडर सेक्शन 44AB। और जी हाँ, सेक्शन का नंबर भी भाई याद रखना। ठीक है सर, आज आपने सच बोल ही दिया, मुझे पता था तुम ये पकड़ोगे। मेरे स्लिप ऑफ टंग क्या हो गया मेरा, गलती से कोई बात ऐसे गलत निकल गई तो तुम पकड़ लेते हो वो बात, मुझे सब पता है मुझे, है ना। और ये इस वीडियो का तुम स्नैपशॉट ले लोगे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज दोगे। नालायक, कोई सच नहीं बोला, गलती से गलत बात बोल दी मैंने। इट वॉज अ मिस्टेक डन बाय मिस्टेक, टंग ऑफ स्लिप हो गया थोड़ा सा। चलो आ जाओ, टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB। टैक्स ऑडिट किस किस पर्सन को कराना जरूरी है, किसकी इनकम कितनी होगी टैक्स ऑडिट उसको करवाना पड़ेगा। इनकम टैक्स एक्ट के अंडर आपको इनकम टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। कौन कौन है वो पर्सन? तो जो बेसिक थ्रेशहोल्ड है वो है 1 करोड़ रुपीस। अगर आपकी साल की टर्नओवर, देखना टर्नओवर लिखा है, टर्नओवर, अगर आपकी साल की टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, अगर आपकी क्लिप लेते आईटी वालों को भेज दूंगा। हेलो, निखिल सर की टेक्निकल टीम बोल रहे हैं? हाँ जी, एक बच्चा आता है लाइव में, हर्ष कंजानी, है ना। इस बच्चे का ना एक तो लाइसेंस कैंसिल कर दो, हाँ, इसको लाइव में भी बताने दो, हाँ, और इसके पापा मम्मी से मेरी बात करा दो, हाँ। इसकी ऐसी शिकायत करूंगा ना कि इसका फ़ोन छिनवा दूंगा सबसे पहले, और फ़ोन में जो ये वीडियो लेने की बात कर रहा है ना, सारी वीडियो डिलीट करवा दूंगा। इसका फ़ोन हाईजैक कर लेते हैं, हाँ। इसके पापा से मेरी बात करा दो, ठीक है, ओके। चलो ठीक है, तुमने सुना तो नहीं ना, मैं माइक तो ऑन नहीं था ना, अच्छा चलो ठीक है। तो हमारी जो लिमिट है वो क्या है? वो 1 करोड़ रुपीस की लिमिट है। 1 करोड़ रुपीस से अगर आपकी टर्नओवर ज्यादा है तो हम कहेंगे आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा, 1 करोड़ रुपीस से अगर आपकी लिमिट ज्यादा है तो, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट दिया बेनिफिट किसे दिया? तो मैं तुम्हें बताता हूं सच्चाई क्या है। सच्चाई सुनना, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि भाई अगर आप पेमेंट करते हो सारी बैंक में तो कोई घपले होने का चांस कम है। अगर आप पेमेंट करते हो सारी बैंक से, और अगर आप पेमेंट रिसीव भी करते हो सारी बैंक के अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर अगर आप पेमेंट सारी रिसीव करते हो तो घपला होने का चांस कम है। भाई किसी भी तरह का फ्रॉड होने का चांस कम है, टैक्स को बचाने का, टैक्स को चोरी करने का चांस कम है अगर आपकी सारी पेमेंट बैंक के थ्रू आती है, ठीक है। लेकिन
अगर आप पेमेंट लेते हो कैश में, जैसे भाई जो दुकानदार होते हैं, मिठाई वाला है, समोसे वाला है, कचौड़ी वाला है, ब्रेड पकौड़े वाला है, मोमोज वाला है, पिज्जा वाला है, डोसे वाला है, सर भूख लगने लगी, अरे नहीं नहीं भूख मत लगाओ, ऐसे नहीं भी तो सेक्शन खत्म करना है। तो अगर आप कैश में पेमेंट लेते हो तो पता है दिक्कत क्या है, तो फिर दिक्कत ये है घपले का चांस ज्यादा है, टैक्स ऑडिट में पकड़े जाने का मतलब कुछ घपला सामने आने का चांस ज्यादा है। तो गवर्नमेंट ने एक बात बोली, सुनना, एक बात बोली, क्या बात बोली, अगर आप वो पर्सन हो बिल्कुल मेरे जैसे, है ना, बिल्कुल मेरे जैसे शरीफ, ऐसे ऐसे कॉलर बंद करके एकदम शरीफ बच्चा होता है ना, बिल्कुल मेरे जैसे, अगर आप शरीफ बच्चे हो और अगर आप अपनी 95% ट्रांजैक्शंस, 95% रिसीट्स, 95% पेमेंट अगर बैंक में लेते हो, 5% ही कैश में लेन देन करते हो, तो हम आपके टैक्स ऑडिट की टर्नओवर को बढ़ा के कर देंगे 10 करोड़ रुपए। मतलब आपको 10 करोड़ रुपए की टर्नओवर तक टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप 10 करोड़ की टर्नओवर क्रॉस करोगे तब आपको टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत पड़ेगी। हम आपकी लिमिट को बढ़ा देते हैं, हम आपको बेनिफिट दे देते हैं। तो जनरल लोगों के लिए क्या लिमिट है? जनरल लोगों की लिमिट है 1 करोड़ रुपए। आपको 1 करोड़ रुपए से जैसे आपकी टर्नओवर ऊपर हो गई आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा, ये जनरल लिमिट है, ठीक है। लेकिन अगर आप वो पर्सन हो शरीफ, एकदम ईमानदार, एकदम सच्चे शरीफ, जो बिल्कुल भी इनकम टैक्स में घपला नहीं करता, अपनी इनकम को प्रॉपर्ली रिपोर्ट करता है, तो आप 95% अपनी ट्रांजैक्शन सेल्स की भी और एक्सपेंस की भी, दोनों की बैंक के थ्रू करते हो, ठीक है, और सिर्फ 5% कैश में करते हो, तो भाई हम आपकी टर्नओवर को बढ़ा के कितना कर देंगे? 10 करोड़। मतलब आप 1 करोड़ से ऊपर टैक्स ऑडिट नहीं कराना, 2 करोड़ पे भी टैक्स ऑडिट नहीं कराना, 3 करोड़ पे भी टैक्स ऑडिट ना कराना, 4 करोड़ पे भी टैक्स ऑडिट ना कराना, 5 करोड़ पे मत कराना, 6 करोड़ पे मत कराना, 7 करोड़ पे मत कराना, 8 करोड़ पे मत कराना, 9 करोड़ पे मत कराना। जैसे आपकी 10 करोड़ से टर्नओवर क्रॉस होगी तब आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। ह्यूज बेनिफिट गिवन टू पीपल लाइक मी हु आर वेरी वेरी शरीफ, हु आर वेरी वेरी सिंपल, हु आर वेरी वेरी टैक्स अवॉइडिंग लॉ, और शरीफ लोगों के लिए बेनिफिट दे दिया 10 करोड़ रुपए का। 10 करोड़ रुपए तक आपको टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं। बताओ यहां तक की बात समझ में आई? तो चैट बॉक्स में लिखो यस सर। हर्ष बेटा तू तो गया। चलो अच्छा, यहां तक की बात समझ में आई तो बताओ, ईमानदार हो सर के जैसा नहीं हो, ईमानदार हो सर के जैसा हो। यहां तक की बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है सर, यहां की बात समझ, चलो ठीक है। अब आपको 1 करोड़ की लिमिट समझ में आई और दूसरा आपको 10 करोड़ की लिमिट समझ में आई। आपको 1 करोड़ की लिमिट समझ में आई, आपको 10 करोड़ रुपीस की लिमिट समझ में आई, दोनों लिमिट आपको समझ में आई, ठीक है। अब एक लिमिट और है, इनफैक्ट 2 लिमिट और है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी इनकम सेक्शन 44 एडी में डिस्क्लोज करते हैं। सर क्या होता है? अभी आगे पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ छोटा सा एक ब्रीफ में बता रहा हूं क्या होता है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का मतलब, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का मतलब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने नहीं बनाने, गवर्नमेंट एक ब्रॉड एक परसेंटेज देगी, आप उस ब्रॉड परसेंटेज के बेसिस पे अपना प्रॉफिट निकाल लो। आपको प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाने, बेनिफिट है, अगेन एक बेनिफिट है जो गवर्नमेंट देती है, ठीक है। सो अगर आप 44 एडी सेक्शन में फॉल करते हो तो गवर्नमेंट आपको एडिशनल बेनिफिट देती है, 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ तक आपको टैक्स ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 44 एडी में फॉल करते हो तो आपकी जो लिमिट है वो 1 करोड़ नहीं, वो हो जाती है 2 करोड़। अब आपका एक और सवाल उठेगा, सर अगर हम 44 एडी में फॉल करते हैं और हम भी उन शरीफ बिजनेसमैन की तरह हैं जैसे कि आप हो, आप हमारे सामने साक्षात शराफत की मूरत हो, अगर हम भी शरीफ हैं और हम 44 एडी में भी फॉल करते हैं तो हमारी जो टैक्स ऑडिट की एग्जेम्पशन लिमिट होगी वो क्या होगी? तो फिर भाई उस केस में लिमिट होगी 3 करोड़ रुपए। अगर आप 95% ट्रांजैक्शंस अपनी बैंक से करते हो, 95% ट्रांजैक्शन अपनी बैंक से करते हो और सिर्फ 5% आप कैश में करते हो, तो आपकी जो टैक्स ऑडिट की लिमिट होगी वो होगी 3 करोड़ रुपए और आप 44 एडी में फॉल कर रहे हो। तो दो अलग अलग लिमिट है भाई, एक नॉर्मल लोगों के लिए, एक 44 एडी वाले लोगों के लिए। देखना समझना, दो लिमिट है भाई, एक नॉर्मल लोगों के लिए, एक 44 एडी वाले लोगों के लिए। 44 एडी वाले लोग अलग, नॉर्मल लोग अलग। तो जो नॉर्मल लोग हैं उनकी लिमिट क्या है? नॉर्मल लोगों की लिमिट है 1 करोड़ एंड 10 करोड़। शरीफ लोग, नॉन शरीफ लोग, ये वो बदमाश हैं जो कैश में ट्रांजैक्शन 50-50% करते हैं, ठीक है। और अगर आप 44 एडी में फॉल करते हो तो आपकी लिमिट क्या है? 2 करोड़ और 3 करोड़। 2 करोड़ उसके लिए जो कैश में ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा करता है, 3 करोड़ उसके लिए जो कैश में ट्रांजैक्शन कम करता है। 95% ट्रांजैक्शन बैंक से करता है, सिर्फ 5% जो उनकी रिसीट है वो कैश में होती है। तो दो कैटेगरी के लोग हैं जिनके टैक्स ऑडिट का भाई आपको सर ज्यादा कुछ नहीं, डबल अमाउंट निकलेंगे,
डबल अमाउंट निकलेंगे, हाँ डबल अमाउंट निकलेंगे, बिल्कुल डबल अमाउंट है तो दोनों आपको याद करने, एक 44 एडी वाली लिमिट्स, एक नॉर्मल लिमिट्स, आपको दोनों लिमिट्स याद करनी, बड़ी सिंपल सी भाई बात है। ठीक है सर, आपको पता ही है, क्या पता है भाई मुझे? सर जब तक आप कुछ प्रैक्टिकल लिख के ना दिखाओगे ना, तब तक नहीं समझ में आएगा। आओ एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल है, बट आओ एक एग्जाम्पल देखते हैं। सर अदर में सर आते हैं 10 करोड़ में हम आते हैं। अच्छा अदर में सर आते हैं, रोहित शर्मा, मैं तो करोड़ क्या, तुम कह रहे हो मैं हम 10 करोड़ में आते हैं, अरे मैं तो 1 करोड़ में ही नहीं आता। मेरी टर्नओवर कोई साल की 1 करोड़ रुपए थोड़ी है। सोचो 200 है ना, 200 रुपीज पर स्टूडेंट, और मुश्किल से क्या 50 स्टूडेंट्स है ना, तो टोटल साल की टर्नओवर कितनी आई? 10,000 रुपीज में तुम कहां से करोड़ों की बात कर रहे हो, कहां से ऑडिट करा लोगे, बताना जरा, नालायक हैं। हाँ हाँ, हर्ष कंजानी कह रहे हैं उल्टा बोल दिया, 10 करोड़ सर आते हैं। चलो अच्छा, लिमिट समझ में आई, ठीक है। अब एग्जांपल एक देख लेते हैं। पर्टिकुलर्स, रिसीट्स, पेमेंट्स, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके रिसीट्स आपको दिए हुए, पेमेंट्स आपको दिए हुए, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। परचेज किया है मटेरियल कैश में, अदर में 2 करोड़ 2 लाख कैश में, 310 लाख भाई बैंक से कराए, अदर मतलब बैंक से कराए। परचेज ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स परचेज करें 2 करोड़ और 149, 2 करोड़ नहीं 2 लाख और 149 लाख, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स, हमने सेल करे हैं गुड्स 1 का 38 लाख कैश में सेल किया है, 630 लाख हमने बैंक में सेल किया है। सेल ऑफ गुड्स 2 कैश में कुछ भी नहीं किया और बैंक में 48 लाख किया है, ठीक है। तो जो टोटल बन रहा है, टोटल बन रहा है 38 678 716 459 463, ठीक है। अब हमें क्या चीज चेक करना है जरा समझना, क्या चीज चेक करना है जरा समझना। सर क्यों झूठ बोल रहे हो, 10,000 में आईफोन ले हर्ष कह रहा है 10,000 में आईफोन ले लिया। अरे वो मेरे फोन का जो आउटर कवर है वो आईफोन जैसा दिखता है, ये आईफोन नहीं है अंदर से, तो ये वो चाइनीज वाला फोन है, तो मैंने कवर ऐसा लगा रखा है कि तुम्हें लगे कि ये आईफोन है। नालायक, आईफोन ले लिया 16 प्रो मैक्स। अब देखो अनीश ऐसा लड़का है, अनीश नालायक, मुझे पता नहीं था कि ये लाइव बैठा है चुपके से बैठा है, कभी किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया अनीश ने, और अब जब मजे लेने की बात आ रही है तो अनीश का मैसेज आ रहा है, वाह वाह वाह, वेरी चालाक ब्रो, वेरी चालाक। ऐसे एक लड़का है अनुज मौर्य, चुपचाप बैठा है दुपक के, है ना, कुछ बोल नहीं रहा। प्रियंका डाबली, कुछ बच्चे हैं ना जो बोल नहीं रहे बिल्कुल, जो आंसर नहीं दे रहे मेरे क्वेश्चन पे पूछने पे भी, उनके नाम ले रहा हूं मैं। चलो ठीक है सर, फ्रंट से दिखाना जरा, अभी पहले क्लास खत्म कर लें हैं, फिर फ्रंट और बैक और पूरा फोन तुम्हें दे दूंगा, तुम अपना टेस्टिंग करा लेना, ना लाए। चलो अब देखते हैं भाई परसेंटेज ऑफ कैश पेमेंट, ठीक है, कैश पेमेंट की कितनी परसेंटेज होगी, और भाई कैश रिसीट्स की कितनी परसेंटेज होगी, देखना। परसेंटेज ऑफ कैश पेमेंट 4 आउट ऑफ 463, 4 आउट ऑफ 463, तो कैश पेमेंट जो है वो 0.86% है कैश में, ठीक है। परसेंटेज ऑफ कैश रिसीट, कैश रिसीट 5% से ज्यादा हो गई, कैश रिसीट 5% से ज्यादा हो गई, ये गड़बड़ हो गई, गड़बड़ भाई गड़बड़, है ना, गड़बड़ भाई गड़बड़। गड़बड़ क्या है, जो कैश रिसीट है वो 5% से ज्यादा हो गई। अब अगर कैश रिसीट 5% ज्यादा हो गई तो मैं किस कैटेगरी में फॉल कर जाऊंगा, मैं इस वाली कैटेगरी में फॉल कर जाऊंगा। मुझे 1 करोड़ जैसे मेरी टर्नओवर इंक्रीज होगी 1 करोड़ से, मुझे टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा, मैं ये वाली टर्नओवर पे फॉल नहीं करूंगा, है ना। तो यहां पर मैं फॉल करूंगा क्योंकि जो कैश रिसीट है वो 5% से ज्यादा हो गई। ऐसा देखो क्वेश्चन एग्जाम में आ नहीं सकता, ठीक है, बट ये जस्ट आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल की तरह लिया, बट ये एग्जाम भाई एग्जाम में नहीं आ सकता, ये कोई क्वेश्चन मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आ सकता, बट हाँ समझना जरूरी है कि ये लिमिट्स कैसे वर्क करती हैं, तो वो मैंने आपको लिमिट्स इस वाले एग्जाम्पल के थ्रू बस एक्सप्लेन करी है, ठीक है। चैट बॉक्स में बताओ अगर समझ में आया तो लिखो यस सर, यस सर। नालायक, कितना मजाक उड़ाते हैं ना मेरा, कुल्फी वाले की बात लेके मजाक उड़ा रहे हैं, सब कुल्फी वाले जैसे ही लग रहे हो। उफ, क्या करूं बच्चों का। यस वेरी गुड, देखो हर्ष का यस आया और किसी का नहीं आया है, और किसी को भी समझ में नहीं आया।
अच्छा 2 करोड़ वाला समझ में नहीं आया। अरे भाई 2 करोड़ वाला एक स्पेशल बिजनेसमैन के लिए है, समझो बात। स्पेशल बिजनेसमैन है जो 44 एडी में आपको आगे के सेक्शंस कराने वाला हूं, 44 एडी उसमें मैं कराऊंगा। तो जो पर्सन 44 एडी में फॉल करता है उसकी जो लिमिट होती है टैक्स ऑडिट कराने की वो 1 करोड़ नहीं होती, वो 2 करोड़ होती है। बस इतनी सी बात है। अगर आप नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो 44 एडी में नहीं हो तो 1 करोड़ लिमिट है आपकी। अगर आप 44 एडी वाला बिजनेस कर रहे हो तो 2 करोड़ लिमिट है आपकी, ठीक है। और अगर आप 44 एडी वाला लिमिट वाला बिजनेस कर रहे हो और आप शरीफ हो, है ना, मतलब आपकी 95% रिसीट या पेमेंट कैश में नहीं होती, बैंक से होती है, तो आपकी लिमिट हो जाती है 3 करोड़। और अगर आप नॉर्मल बिजनेसमैन हो और आप शरीफ हो, 95% कैश रिसीट या पेमेंट बैंक से होती है, तो आपकी लिमिट हो जाती है 10 करोड़। तो 2 करोड़ एक स्पेशल कैटेगरी बिजनेसमैन के लिए होती है जो मैं आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा। इसे बोलते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। ठीक है, ठीक है सर। मनीष सर आने में लेट हो गया। मनीष तुम्हारा तो रोज का ही भाई काम है ना। देर से आना और फिर कहना वादा तो निभाया, है ना, एक गाना है ना, सर आने में लेट हो गया अब फिर से वीडियो के लिए वेट करना पड़ेगा। वो तो है ही मनीष, अब लेट हुए तो करना तो पड़ेगा। चलो ठीक है गाइस, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर कंक्लूड करते हैं, क्योंकि अगला जो मुझे स्टार्ट करने जाना है वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 44 एडी की सीरीज जो है वो स्टार्ट करने जाना है। उसके लिए मुझे तुम्हारा मतलब टाइम थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, थोड़ा सा भाई उसको हम इतने छोटे स्पैन में कवर नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैं अभी वो स्टार्ट नहीं करवा रहा जो मेरा अगला वाला भाई क्वेश्चन है, अगला वाला कॉन्सेप्ट है, तो वो हम अगली क्लास में स्टार्ट कराएंगे। तो अगली क्लास में हम लोग अपना पूरा कॉन्सेप्ट प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का स्टार्ट कर, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगली क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि कम से कम तुम यहाँ तक प्रॉपर पढ़ के आओगे, जहां तक हमने आज किया वो प्रॉपर पढ़ के आना, बस इतना मैं एक्सपेक्ट करूंगा भाई अगली क्लास के लिए, ठीक है। So yes, that's all for this particular session. We'll be meeting in a subsequent session. Till that time, all the very best and happy studying. Bye bye. See you in the next session.